हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवपाथ। आज की वीडियो में हम डेप्थ में सीखेंगे फ़ाइल अपलोडिंग के बारे में। आप कैसे रिएक्ट जेएस और नोड जेएस को यूज़ करके अपने सर्वर पे फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और फिर उन्हीं फ़ाइल्स को अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। एक हम बेसिकली ये फ़ाइल अपलोड वाला मॉड्यूल बनाएंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये फ़ाइल अपलोडिंग वाला जो काम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। बस 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है। आगे चल के जब हम कोड लिखेंगे मैं आपको 100% वो क्लियर कर दूंगा। अभी एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं ताकि आपको ना पता चल जाए कि हमारा ये फ़ाइल अपलोडिंग वाला जो मॉड्यूल है वो कैसे काम करेगा। यहाँ फ़ाइल अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, कोई ड्राइव ओपन कर देगा मेरी। बेसिकली डाउनलोड्स में मैंने ये कुछ पिक्चर्स रखी हैं, यहाँ से मैं 1-2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 3 मैंने सेलेक्ट कर ली। ओपन पे क्लिक किया तो ये अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब नॉर्मली ये होता है कि आपके पास ये जो इमेज शो हो रही हैं, इनको शो करवाने के 2 वेज़ हैं। एक तो ये है कि आप फ़ाइल चूज़ करें, जैसे ही आप फ़ाइल चूज़ करें वो फ़ाइल आपकी सर्वर पे जाके अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद वो यहाँ पे शो हो। एक तो ये आपके पास मेथड आ जाता है। दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे ही चूज़ करें सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट ना जाए, डायरेक्टली लोकली जो है ना आपके फ्रंट एंड पे ही वो फ़ाइल यहाँ पर शो हो जाएँ। अभी वो सर्वर पे अपलोड नहीं हुई, उससे पहले ही यहाँ पर शो हो जाएं। और फिर अपलोड कब होंगी? जब आप किसी सेव या किसी भी एक्शन पे क्लिक करेंगे तब जाके वो अपलोड होंगी। हम दोनों तरीकों को देखेंगे और दोनों में कौन सा बेस्ट है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी करंटली जो हमारा मेथड काम कर रहा है वो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे ही मैं कोई फाइल चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने चूज़ की, तो पहले ये सर्वर पर अपलोड होगी और सर्वर मुझे एक रिस्पॉन्स में इस फाइल का यूआरएल देगा। फिर उस यूआरएल को मैंने इमेज टैग के अंदर शो करवाया हुआ है। अभी करंटली हमारा इसलिए इस तरह काम कर रहा है। इसीलिए जैसे ही मैं कोई फाइल चूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये एक लोडिंग स्टेट यहाँ पे आ जाती है। जब तक रिक्वेस्ट मेरी ऑन द वे होती है तो यहाँ पर मेरे पास अपलोडिंग शो होता रहता है, और जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है वो लोडिंग मेरी रिप्लेस हो जाती है फाइल के साथ, ताकि यूज़र के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस बना रहे। ठीक है। दूसरा ये है कि हमने यहाँ पर कुछ लिमिट भी सेट की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 6, मतलब 6 इमेजेस को आप चूज़ कर सकते हैं। अभी कितनी की हुई हैं? ये 5 है मेरे पास। अब यहाँ पर अगर मैं 2 और चूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास लिमिट तो पीछे 1 की है लेकिन मैंने 2 चूज़ कर ली हैं। अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी 1 ही सिलेक्ट होगी, 2 सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये लिमिट भी हमने लगानी है। नॉर्मली आपको ये लिमिट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लिमिट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यूज़र कितनी भी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकता है, तो वो फिर आपके सर्वर पे फजूल में जाके अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये होवर करने पे एक हमारे पास क्रॉस का आइकन आ जाता है। इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी भी फाइल को रिमूव कर सकता हूँ। ये क्लिक करने पे रिमूव हो रही है। रिमूव करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग लिमिट है आप उतनी ही अपलोड कर सकते हैं। अभी ये 4 हैं तो 2 ही अपलोड और होंगी, 2 से ज़्यादा अपलोड नहीं होंगी। सही है। और हमारे पास नीचे ये कोई एक्शन दिया हुआ है, सेव का बटन बेसिकली दिया हुआ है। ये फ़ाइल अपलोडिंग का काम आप कोई भी ई कॉमर्स या कोई भी ब्लॉग वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली इसके साथ और भी फील्ड्स होंगी, लेकिन अभी वो फील्ड्स मैंने नहीं बनाई। अभी सिर्फ मैं आपको ये फ़ाइल अपलोडिंग का ही बताऊंगा, और इसके साथ जितने भी इसके रेलिवेंट फीचर्स होने वाले हैं वो भी लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अपलोडिंग की जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है तो एक यूज़र एक्सपीरियंस हमारा बना हुआ है। यूज़र को पता चल रहा है कि मेरी फ़ाइल अपलोड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। इसकी जो है ना आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पता चल जाएगी। ओके, तो इस मॉड्यूल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकएंड बनाएंगे। बैकएंड पे सारा कोड लिखने के बाद हम इसका ये फ्रंट एंड पार्ट बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है इसका बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों रनिंग में है। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ फ्रंट एंड तक है, इसका बैकएंड भी बना हुआ है। ये दोनों कोड मेरे पास ये देख रहे हैं, दोनों फाइल्स नीचे चल रही हैं। ये मेरे सर्वर की फ़ाइल है और ये दूसरी फाइल जो है वो फ्रंट एंड की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बैकएंड बनाएंगे। बैकएंड बनाने के बाद हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। सर्वर साइड का कोड स्टार्ट करने के लिए हम कोई भी अपनी ड्राइव चूज़ कर लेते हैं, जिस लोकेशन पे भी हमने अपने फोल्डर सेव करवाने हैं। यहाँ पर आके हम 2 फोल्डर्स बनाएंगे। एक फ़ोल्डर हमारा सर्वर के लिए होगा जिसमें सारा हमारा सर्वर साइड का कोड रहेगा, और एक फ़ोल्डर हमारा क्लाइंट के लिए होगा जिसके अंदर हम सारा अपना क्लाइंट का कोड रखेंगे। ये क्लाइंट साइड का हो गया। सबसे पहले हम सर्वर पे काम करते हैं। सर्वर को ओपन कर लेंगे और CMD में टाइप करके इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। CMD में टाइप करेंगे, उसके बाद कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने टर्मिनल ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल ले लेंगे और स्टार्टिंग में हमें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी होती है। उसके लिए यहाँ टर्मिनल पे आके हम करेंगे npm init -y या -y, कुछ भी कह लें। एंटर प्रेस करेंगे। पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगी है। अब इस फाइल के अंदर हमने सारे अपने फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हमें चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए मोंगोज एंड देन कोर्स देन .env।
ये होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने वाला हूँ वो है फ़ाइल को अपलोड करने के लिए और फाइल को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मल्टर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाउडनरी, उसके बाद आ जाता है स्ट्रीमीफायर। ये जो लास्ट वाली 3 लाइब्रेरीज़ हैं ये फ़ाइल के रिलेटेड हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, हमारी ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर आके अपनी मेन सर्वर की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं index.js को, ठीक है। एक .env फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर हमने अपनी पोर्ट वगैरह रखनी है तो उसको भी यहाँ पर साथ ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पोर्ट वेरिएबल में एक 5050 ये पोर्ट नंबर दे दिया एंड देन यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे .env को। रिक्वायर में हम कर देंगे .env एंड .config इसके ऊपर कॉल करना है। देन नीचे आ जाएंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ स्ट्रिंग के अंदर हम पास कर देंगे एक्सप्रेस। ये हमारे पास एक्सप्रेस आ गया। उसके बाद एक ऐप वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एक्सप्रेस को स्टोर करवाएंगे, कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस, इस तरह से कॉल कर देंगे। नीचे आ जाएंगे, इस ऐप डॉट लिसन मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको पोर्ट चाहिए, प्रोसेस डॉट env डॉट यहाँ से पोर्ट मिल जाएगी एंड देन कोमा। सेकंड जो आर्गूमेंट है एज अ कॉल बैक फंक्शन ये लेता है, तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम console डॉट log ये console रिटर्न करवा देंगे एंड console के अंदर हम पास कर देंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट एंड देन यहाँ पर पोर्ट को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा देंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ये हमारा बेसिक जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी फुली कॉन्फ़िगर नहीं है लेकिन उसकी ये स्टार्टिंग की 3-4 लाइन लिखने से आपका सर्वर रनिंग में आ जाता है। अभी ये किसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल नहीं करेगा, अभी हम सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की इसकी 3-4 लाइन्स लिख दी हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ये पैकेज और जेसन के अंदर एक स्टार्ट कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आ जाएंगे ये स्क्रिप्ट्स वाले ब्लॉक के अंदर, ये वाला, ठीक है। ये दूसरी लाइन के बाद कोमा लगा देना है, डबल कोट्स ओपन करके स्टार्ट एंड देन कॉलन, उसके बाद कोमा, सॉरी डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है नोडमोन, उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम जो हमारी मेन सर्वर की फ़ाइल है index.js है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। अगर आपके पास ये नोडमोन इंस्टॉल नहीं है, फर्स्ट टाइम मतलब आप सर्वर बना रहे हैं, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करना है, यहाँ टर्मिनल पे आके आपने करना है npm इंस्टॉल नोडमोन, उसके बाद -g दे देंगे तो ग्लोबली आपके पीसी या आपके लैपटॉप के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जिस मर्ज़ी प्रोजेक्ट में यूज़ करें, बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद ये एक लाइन जो मैंने लिखी है, यहाँ पर आएंगे npm स्टार्ट कर देंगे, इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई एरर आ चुका है हमारे पास, .env नोट फाउंड, .env हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुई, देख लेते हैं। लाइब्रेरीज़ में आएंगे एंड देन ये .env इंस्टॉल हो चुकी है। हमारी रिक्वायर में कोई मसला है, यहाँ पर इसको दोबारा से रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर कॉल करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे .env डॉट config, देन अगेन सेव किया। नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए हमारा सर्वर जो है ना 5050 पोर्ट पे रनिंग पे लग गया, ठीक है। अब हम इसकी मज़ीद जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स को रिक्वायर कर लेते हैं, जो हमने कोर्स इंस्टॉल किया था इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन इसके अंदर कोर्स पास कर देंगे। नीचे आ जाएंगे, ऐप से नीचे ऐप डॉट यूज़ कॉल करेंगे और इसके अंदर कोर्स को पास कर देंगे। दैन नीचे आ जाएंगे ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर हम करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस तरह इसको कॉल करेंगे। ये जो हमने ये वाली मिडलवेयर दी है ये हमारी रिक्वेस्ट को पार्स करेगी। देन ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर करेंगे एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, इसको कॉल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है एक्सटेंडेड, ये आपने दे के इसको ट्रू कर देना है एंड देन कोमा, उसके बाद लिमिट की वैल्यू हमने 50 MB दे देनी है। मतलब हम अपनी रिक्वेस्ट में 50 MB या जो भी आप यहाँ पर वैल्यू देना चाहते हैं दे सकते हैं, उतनी MB का डेटा आपकी रिक्वेस्ट में ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। ये सेव करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमने एक मिडलवेयर और लगानी है जो हमारे एरर्स को हैंडल करेगी। तो यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर इस तरह कॉल करना है ऐप डॉट यूज़ को। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में हमें 4 आइटम्स रिसीव हो जाती हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस एरर में से, ये जो एरर हमें पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से सबसे पहले हमें मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना है। कॉन्स्ट
मैसेज इज़ इक्वल टू एरर डॉट मैसेज। अगर इसके अंदर मैसेज नहीं है तो यहाँ से हम अपना भी मैसेज पास करते हैं सर्वर एरर, इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने स्टेटस कोड भी इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है कि जो एरर आया है उसका स्टेटस कोड क्या है, तो उसको करेंगे कॉन्स्ट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू एरर डॉट स्टेटस कोड। अगर स्टेटस कोड उसके अंदर नहीं है तो कोई भी दे दें, 500 दे दें। 500 स्टेटस कोड बेसिकली सर्वर एरर का होता है। और ये जो दो वेरिएबल्स नाम मैंने लिखे हैं, मैसेज और ये स्टेटस कोड, ये आप अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं। जब भी आपने कोई कॉन्स्ट या लेट कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद जो भी आपने नाम लिखना है वो आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। ये बिल्ट इन या प्री डिफाइंड नहीं होते। कॉन्स्ट के बाद आप कोई भी अपने मर्ज़ी का वेरिएबल नाम दे सकते हैं कॉन्स्ट या लेट कीवर्ड के बाद। ठीक हो गया। अब नीचे हमने रिस्पांस भेजना है, रेस्ट डॉट स्टेटस में हम पास कर देंगे स्टेटस कोड जो ऊपर एरर से ले रहे हैं, डॉट जेसन करके इसको कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मैसेज पास कर देंगे और जो मैसेज हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला मैसेज यहाँ पर आ गया एंड देन ये स्टेटस कोड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमारा एरर सेंड हो जाएगा। हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एरर आएगा तो हमारी ये वाली मिडलवेयर एरर सेंड कर देगी क्लाइंट को। ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं। हमारे पास नीचे टर्मिनल में कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है हमारी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो चुकी है। सही है। अब हम यहाँ पर आएंगे, कंट्रोलर्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारा कंट्रोलर आ गया। कंट्रोलर्स में हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं अपनी फ़ाइल को अपलोड करने का। यहाँ पर करते हैं फाइल अपलोड डॉट जेएस और यहाँ पर आके इसको जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्स्ट अपलोड फाइल इज़ इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन कर लेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पांस एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर इसकी फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे और console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल करते हैं। ये जो लाइन लिखी है बेसिकली हम जो भी फ्रंट एंड से अपनी फ़ाइल भेजने वाले हैं रिक्वेस्ट के अंदर, उस फाइल को यहाँ पे कंसोल में शो करवा के फ़िलहाल देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल आई है वो कैसी है, उसका डेटा कैसा है। ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे जैसे भी हमने करना हुआ। यहाँ नीचे रिस्पांस भेज देते हैं, अदरवाइज़ हमारी रिक्वेस्ट वहाँ पर हैंग ही रहेगी। रेस्ट डॉट स्टेटस में हम 200 भेज देते हैं, डॉट जेसन में कन्वर्ट करके एक मैसेज दे देते हैं सक्सेस का। ठीक हो गया। ये हमने रिस्पांस भेज दिया। नीचे आके इस अपलोड फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू ये हमारी फ़ाइल का नाम। ये नीचे कुछ ऑटो इंपोर्ट हो गया था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये एक छोटा सा कंट्रोलर हमारा बन गया। अभी जस्ट ये console डॉट लॉग में हमें फ़ाइल शो करवाएगा जो फ़ाइल हम अपने फ्रंट एंड से भेजेंगे। ठीक है। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हम इसको कहीं पे भी कॉल नहीं कर रहे। इसको कॉल करने के लिए हमें राउट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक राउट्स के लिए फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारे राउट्स आ गए। राउट्स के अंदर एक इमेज नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, इमेज डॉट जेएस। कोई भी नाम आप रख लें, कोई फ़र्क नहीं उससे पढ़ने वाला। यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर में हमें एक्सप्रेस चाहिए। नीचे आ जाएंगे, अपने कंट्रोलर को रिक्वायर कर लेंगे। फ़ाइल अपलोड जो हमने किया है उसको यहाँ पर रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट फाइल अपलोड इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड इसको पाथ दे देंगे हम कंट्रोलर के अंदर से फ़ाइल अपलोड ले रहे। ठीक हो गया। यहाँ पर आएंगे, राउटर एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इसके ऊपर इस तरह कॉल करेंगे। ये राउटर कैपिटल R लगाना है आपने यहाँ पर। यहाँ पर आएंगे दूसरी लाइन पे, राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा ये, स्लैश इमेज स्लैश अपलोड, इसका एक पाथ बन जाएगा और फाइल अपलोड इसको हमने कंट्रोलर दे दिया है। नीचे इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू राउटर। ये जो राउटर हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये हमारा कंट्रोलर यहाँ पर आके कॉल होगा इस पाथ पे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी। अब इस राउट को हम, ये जो हमने राउटर बनाया है इसको index.js के साथ अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे अपनी मेन एंट्री फाइल में, ऊपर आके रिक्वायर करेंगे इसको। यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट इमेज राउट्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पाथ दे देंगे राउट्स के अंदर, इमेज आ गया। नीचे आके इसको यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज़ कॉल करेंगे स्लैश इमेज एंड स्लैश इमेज राउट पाथ हो गया। सेव करते हैं। अब ये हमारी API का पाथ क्या बनेगा, स्लैश इमेज उसके बाद स्लैश अपलोड। अब इस पाथ पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारा ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा, ये वाला फाइल अपलोड वाला। जब फाइल अपलोड वाला कंट्रोलर कॉल होगा तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल हमने यहाँ पर कंसोल किया हुआ है, हमारे पास कंसोल में फ़ाइल का डेटा शो होना चाहिए। ठीक है।
एपीआई को टेस्ट करने के लिए अभी हमने कोई फ्रंट एंड तो बनाया नहीं जहाँ से हम कोई रिक्वेस्ट भेज सकें, तो हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस रिक्वेस्ट में कोई इमेज भेजेंगे और वो इमेज यहाँ कंसोल में हम देखते हैं। ठीक है, पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास पोस्टमैन आ गया। ये इमेज नाम से एक कलेक्शन है, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड इमेज से। अपलोड इमेज ये कोई नाम रख दिया मैंने, और इसका मेथड हम पोस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पोस्ट मेथड ही रखा है। यहाँ पर अपने सर्वर का पाथ देंगे http://localhost, उसके बाद जो भी हमारी पोर्ट है, पोर्ट देख लेते हैं 5050 है, यहाँ पर दे देंगे 5050/image/upload। ये हमारी कंप्लीट एक पाथ बन गई हमारे सर्वर की। इस पर हमने रिक्वेस्ट करनी है, बॉडी के अंदर हमने इमेज भेजनी है। ठीक है, यहाँ बॉडी चूज़ कर लेंगे। बॉडी के ये टैब्स में से आपने फॉर्म डेटा लेना है, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, सिर्फ फॉर्म डेटा लेना है। जब आपने कोई इमेज भेजना होता है अपनी बॉडी रिक्वेस्ट के साथ, तब आपको फॉर्म डेटा ही चाहिए होगा। ये www-x-www URL इनकोडेड, ये आपका इसमें इमेज ट्रैवल नहीं करेगी। इमेज बेसिकली बाइनरी डेटा होता है और बाइनरी डेटा इस तरह के फॉर्मेट में नहीं जाएगी, ना ही रॉ में जाएगी। आपकी इमेज फॉर्म डेटा में ही जाएगी। फॉर्म डेटा आ जाना है, यहाँ पर आ जाएंगे, फील्ड नाम दे दें, कोई इमेज दे दें, और इसकी टाइप में आके आपने फ़ाइल चूज़ कर लेना इस तरह से। एंड देन यहाँ से कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, मैंने ये चूज़ कर ली। एंड देन सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। इसका मतलब है हमारा ये पाथ काम कर रहा है। ये 200 स्टेटस भी हमें मिल गया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर के पास। हमारे कंट्रोलर के अंदर ये जो हमने console.log करवाया हुआ था, ये देखें उसका रिज़ल्ट हमें अनडिफाइंड मिला है। मतलब रिक्वेस्ट में देखें हमने फ़ाइल तो भेजी है, ये यहाँ से फ़ाइल गई है, हमें रिस्पॉन्स भी मिल गया है, लेकिन वो फ़ाइल हमारे पास यहाँ एक्सेस नहीं हो रही, अनडिफाइंड आ रहा है। अब उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा सर्वर है ना, अभी ये फ़ाइल को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है ये, लेकिन अगर हम इसमें बाइनरी डेटा भेजेंगे तो उसको अभी ये हैंडल नहीं कर पाएगा। हमने ये जो लाइब्रेरीज़ मैंने आपको बताई थी फ़ाइल को हैंडल करने के लिए इंस्टॉल किए हैं, इनका तो अभी हमने यूज़ किया ही नहीं। इनको यूज़ करेंगे तभी जाके फ़ाइल रिलेटेड हम कोई काम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। मल्टर क्या करेगा, जो भी हमारे सर्वर पे फ़ाइल आएगी उसको पार्स करेगा। पार्स करके हम उसको कंसोल में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे। फिलहाल हम मल्टर को यूज़ करते हैं। मल्टर को यूज़ करने के लिए इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएंगे, अपने सर्वर फोल्डर में एक यूटिल्स के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। एंड देन इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं हम मल्टर फाइल के नाम से, multerfile.js। इसके अंदर सारी हमारी मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। टॉप पे हम मल्टर को रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट मल्टर इज़ इक्वल टू रिक्वायर। एंड देन रिक्वायर में हम कर लेंगे मल्टर। ये हमारे पास मल्टर आ गया। नीचे आ जाएंगे, कॉन्स्ट अपलोड नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पर करेंगे मल्टर को कॉल करेंगे। ये जो मल्टर हमने ऊपर लिया, ठीक है, इसको कॉल करके इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कर देना है स्टोरेज कॉलन और उसके बाद मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज, ये कॉल कर देना। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। लास्ट पे आ जाएंगे डॉट सिंगल को कॉल करना है और इसके पैरामीटर में एक स्ट्रिंग पास करनी है। अब स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये हम पोस्टमैन ओपन करते हैं। ये जो यहाँ पर फील्ड नेम मैंने दिया है इमेज, ये वाला नाम और ये यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर फाइल कभी भी एक्सेस नहीं होगी। ठीक हो गया, ये सेम होने चाहिए। नीचे आके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू अपलोड। ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली एक मिडल वेयर है, इसको एज आ मिडल वेयर ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, अपने राउट्स में आ जाएंगे। जब भी आपने कोई मिडल वेयर यूज़ करनी तो वो राउट्स में आके यूज़ होती है। यहाँ पर आएंगे, कॉन्स्ट मल्टर फाइल इज़ इक्वल टू रिक्वायर और रिक्वायर कर लेंगे हम, इसको पाथ दे देंगे। यूटिल के अंदर से मल्टर फाइल आ गई और यहाँ पर आके इस पाथ के बाद एक और कोमा लगा लेना है। एंड देन इन बिटवीन हमने मल्टर फाइल ये पास कर देना। ठीक है, सबसे पहले हमारा पाथ आ गया। जब इस पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाली मिडलवेयर कॉल होगी। ये क्या करेगी, रिक्वेस्ट में से इमेज को निकालेगी, उसको पार्स करेगी एंड देन उसी रिक्वेस्ट को इस कंट्रोलर के हैंड ओवर कर देगी। जब इस कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी तो फिर ये फाइल को एक्सेस कर पाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, हम अगेन रिक्वेस्ट भेजते हैं। पोस्टमैन को ओपन किया, सेंड किया, सक्सेस आ गया। एंड देन ये देखें हमारे पास टर्मिनल में ये फ़ाइल के रिलेटेड डेटा आ गया। जो भी हमने फ़ाइल भेजी थी उसकी फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, इनकोडिंग टाइप, माइम टाइप और उसका साइज़, ये सारा उसके बफर भी आ गए हैं। ठीक हो गया, ये हमारी फ़ाइल
अब एटलीस्ट हमारे सर्वर के पास आ गई है। अब हम सर्वर से आगे इसको जैसे मर्ज़ी इसके साथ काम करें। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इस फाइल को, ये जो हमारे पास कंसोल में है, इसको इसी अपने सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर सेव करवा लें, या फिर इसको किसी थर्ड पार्टी क्लाउड बेस में सेव करवा लें। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये क्लाउडनरी को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, हम इसी को यूज़ करेंगे। ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है हमारी इमेजेस वगैरह को सेव करवाने के लिए, हम इसी को ही यूज़ करेंगे और डायरेक्ट इमेज इसके अंदर अपलोड कर देंगे, अपने सर्वर के अंदर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपकी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं अक्सर वेबसाइट्स की, तो फिर आपके सर्वर की जो फाइल साइज़ है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारे पास इतनी मेमोरी भी नहीं होती कि यहाँ पर सारी फाइल्स को स्टोर करवाएं। ये क्लाउडनरी को हम यूज़ करेंगे, ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है। इन केस हमारे सर्वर के साथ कुछ होता भी है तो हमारी इमेजेस वहाँ पर सेव रहेंगी। ठीक है, एक दूसरी रीज़न ये भी है क्लाउडनरी को यूज़ करने की। तो इसको बंद कर देते हैं। क्लाउडनरी की थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें, जैसे ये मल्टर की है वैसे ही क्लाउडनरी की करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे हम क्लाउडनरी कॉन्फ़िग के नाम से, क्लाउडनरी config.js ये फ़ाइल होगी हमारी। इस फाइल के अंदर हम क्लाउडनरी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्लाउडनरी को रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट क्लाउडनरी इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड ये रिक्वायर हो जाएगी हमारी क्लाउडनरी .v2। इस तरह आपने इसके ऊपर .v2 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिकली क्लाउडनरी जब भी आपने यूज़ करनी है तो ये आपको कुछ APIs देती है, उन APIs को यूज़ करके ही आप अपने उस स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर जाके फ़ाइल सेव करवा सकते हैं। जैसे हम MongoDB यूज़ करते हैं तो उसका एक URL पाथ होता है, एक स्ट्रिंग होता है, फिर जाके MongoDB को पता चलता है कि ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ये मैंने किस अकाउंट में जाके सेव करवानी है। ठीक है, क्लाउडनरी भी बिल्कुल वैसे ही है, ये हमको APIs देती है, उन APIs पे हम रिक्वेस्ट करते हैं तभी जाके ये फिगर आउट कर पाती है कि कौन से अकाउंट के डेटाबेस के अंदर इमेज को स्टोर करवाना है। अब वो APIs कहाँ से लेनी है, हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। यहाँ पर आके हमने सर्च करना है क्लाउडनरी आ गया, इसको ओपन कर लेना है। ये फर्स्ट हमारे पास क्लाउडनरी की लिंक आ गया। यहाँ से लॉगिन करेंगे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने लॉगिन करना है। यहाँ से आके आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है लेकिन वो गूगल के साथ लिंक है, तो मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ, अपना अकाउंट चूज़ कर लूँगा एंड देन कंटिन्यू करूँगा। आप भी सेम इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो आपका ऑन द फ्लाई क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ पर आके आपने ये लेफ़्ट साइड पे इस टैब पे क्लिक करना है, ये जो आपको एक एरो से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल मीडिया, इस पर क्लिक करना है। बेसिकली यहाँ से हम अपनी APIs लेने वाले हैं। इस पे आने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट का एक सेक्शन है। सबसे पहले हमारे पास ये क्लाउड नेम आ जाता है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद अपने सर्वर की फ़ाइल में आ जाएंगे, .env में आ जाएंगे। यहाँ पर करेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं cloud_name के नाम से, cloud_name, और इसकी वैल्यू हम पास कर देंगे जो भी हमारे क्लाउड का नाम है। ठीक है, देन हमें कुछ और भी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा, इस API वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, गो टू API कीज़। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो ये दूसरा पेज एक ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर आएँ तो एक हमारे पास ये API की है, एक हमें ये API सीक्रेट चाहिए। ठीक है, API की को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अगेन अपने यहाँ पर .env में आ जाएंगे। यहाँ पर हम अगेन इसको सेव करवा लेंगे, cloud_API इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर ये API की हमारी सेव होगी। देन जाएंगे अगेन, अब हमें ये सीक्रेट चाहिए। अब सीक्रेट अगर यहाँ पर मैं ये शो वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और मेरी मेल पे एक कन्फर्मेशन कोड सेंड करेंगे। वो कोड मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस सीक्रेट को कॉपी कर सकूँगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपनी मेल को ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास एक कन्फर्मेशन कोड आ चुका है, इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, अप्रूव कर दिया। ये देखें मेरे पास शो हो गया और ये कॉपी का आइकन भी आ गया। यहाँ से कॉपी किया, अगेन यहाँ पर जाएंगे और इसको भी यहाँ पर सेव करवा लेंगे cloud_secret के नाम से, एंड ये इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें हमें क्लाउडनरी की चाहिए होगी, तभी जाके हम क्लाउडनरी पे कोई रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। अब इन 3 चीज़ों को हमने यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है, ये जो हमने फ़ाइल बनाई है क्लाउडनरी कॉन्फ़िग की फ़ाइल। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट नहीं, डायरेक्टली कर लेते हैं cloudnary.config, इस तरह इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सबसे पहले ये हमसे लेता है cloud_name, आपके क्लाउड का नेम क्या है। तो यहाँ पर हम करेंगे process.env, उसके बाद जो भी हमारे क्लाउड का नेम है यहाँ .env फाइल से ले लेते हैं, ये है। देन यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं।
सेकंड अब पैरामीटर हमारे पास हमसे लेता है ये क्लाउड API अंडरस्कोर की। तो यहाँ पर करेंगे हम API की, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, और उसके बाद env के अंदर से जाके देख लेंगे क्या नाम है हमारी, ये नाम आ गया वेरिएबल का, यहाँ पर आके उसको दे दिया। थर्ड हमसे लेता है ये सीक्रेट, तो वो आएगा API अंडरस्कोर सीक्रेट, इसको भी सेम वैसे ही प्रोसेस डॉट env डॉट एंड देन env के अंदर जाके इसको कॉपी कर लेंगे। वेरिएबल नेम जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू क्लाउडनरी, इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया हमारी। अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनी है, कह लें कि एक ऑथेंटिकेशन बनी है। अभी यहाँ पर अपलोडिंग वाला काम कोई भी नहीं हुआ। नेक्स्ट फाइल में हमने अपलोडिंग वाला काम करना है। अभी ये हमने इसको सारी API सेटिंग की है, ठीक हो गया। यूटिल्स के अंदर आके एक और फाइल बना लेते हैं, यहाँ पर करते हैं अपलोड डॉट JS, ये हमारी फ़ाइल आ गई। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन की है उसको रिक्वायर करेंगे, ये क्लाउडनरी कॉन्फ़िग को उसको रिक्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट क्लाउडनरी कॉन्फ़िग, या डायरेक्ट क्लाउडनरी ही कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर उसका पाथ दे देंगे। यूटिल्स के अंदर से ये क्लाउडनरी कॉन्फ़िग आ गया, ठीक हो गया। अब नीचे आएंगे, कॉन्स्ट अपलोड के नाम से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन की ये पैरामीटर बॉडी के अंदर एक फ़ाइल ले लेंगे, कौन सी फ़ाइल, जो हमने अपलोड करनी है, ठीक है। वो यहाँ पर फ़ाइल हमें रिसीव हो जाएगी, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से हमें ये फ़ाइल पास करनी पड़ेगी। हमारे पास फ़ाइल आ गई, फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक न्यू प्रोमिस कंस्ट्रक्टर। ये न्यू प्रोमिस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक कंस्ट्रक्टर है। जब भी आपने कोई एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना होता है तो आप ये न्यू इस प्रोमिस का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोमिस क्या करता है, अपने पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह का रिसीव करता है। एरो फंक्शन आप इसको दे दें या कोई भी फंक्शन दे दें, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक हमें मिल जाता है रिजोल्व एंड देन एक हमें मिल जाता है ये रिजेक्ट, ठीक हो गए। दो पैरामीटर ये बेसिकली फंक्शंस हैं, ये दोनों इटसेल्फ, रिजोल्व एंड रिजेक्ट, ठीक हो गए। इनकी हमें ज़रूरत है। यहाँ आ जाएंगे फंक्शन की बॉडी के अंदर, यहाँ पर करेंगे लेट स्ट्रीम इज़ इक्वल टू क्लाउडनरी डॉट अपलोडर, इसके ऊपर कॉल करेंगे डॉट अपलोड स्ट्रीम, ये वाला आपने ले लेना है, इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने पैरामीटर के अंदर, यहाँ पर हमें मिल जाता है एरर एंड देन रिज़ल्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो अंदर हमने फंक्शन पास किया है इसकी बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पर चेक लगाएंगे इफ़ अगर तो हमारे पास एरर है, हमारी फ़ाइल अगर अपलोड नहीं हुई तब रिटर्न कर दो, एंड रिजेक्ट को हम कॉल करके इसके अंदर एरर पास कर देंगे, ठीक है। एल्स रिटर्न करवा दो, अगर हमारे पास एरर नहीं आया तो मतलब हमारा जो प्रोमिस है वो रिजॉल्व हो चुका है और यहाँ पर फिर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रीम वेरिएबल हमने लिया है इसको क्लाउडनरी के साथ एक स्ट्रीमिफाई करना पड़ेगा, एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी ताकि इसके अंदर कोई भी फ़ाइल आई है तो वो डायरेक्ट क्लाउडनरी पे चली जाए। वो कैसे होगी, एक हमने स्ट्रीमफायर लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट स्ट्रीमिफायर, इस तरह से उसको रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रीमिफायर हमारे पास आ गया। नीचे आ जाएंगे अपने इस वाले फंक्शन के अंदर, किस फंक्शन के अंदर, ये हमारा प्रोमिस आ गया और नीचे यहाँ पर आ जाना आपने, ये सेकंड लास्ट जो हमारी फंक्शन की बॉडी है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर करेंगे स्ट्रीमिफायर जो ऊपर हमने रिक्वायर किया है कॉन्स्ट, इसके ऊपर ये क्रिएट रीड स्ट्रीम आपने कॉल करना है, इसको कॉल करके फाइल डॉट बफर इसके अंदर पास कर देने हैं। आपने कंसोल में देखा था हमारे पास फाइल के अंदर एक बफर थे, अभी भी हमारे पास शो हो रहे होंगे, ये देखें ये बफर है, फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक बफर है, तो ये बफर हमने पास कर दिए। डॉट पाइप इसके ऊपर आपने कॉल करना है एंड देन इसके अंदर स्ट्रीम पास कर देना है। कौन सा स्ट्रीम, ये जो हमने ऊपर वेरिएबल में स्टोर करवाया, ठीक है। ये स्ट्रीम यहाँ पे चला गया। अब हमारी इमेज जो है वो डायरेक्ट क्लाउडनरी पे अपलोड हो जाएगी, हमें जस्ट इसको एक्सपोर्ट करना है, ये अपलोड फंक्शन को। लास्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू अपलोड, ये हमारा फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। एंड देन अब हमें जस्ट इसको यूज़ करना है अपने इस कंट्रोलर के अंदर, फाइल अपलोड के अंदर। यहाँ पर आएंगे, टॉप पे आके इसको रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट अपलोड इज़ इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम पाथ पास कर देंगे, यूटिल्स के अंदर से जाके ये अपलोड आ गया। एंड देन कंसोल को हटा देंगे और यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, अवेट आपने लाजमी लगाना है, और यहाँ पर अपलोड
अपलोड, ये देखें हमसे ये फ़ाइल मांग रहा है, कोई फ़ाइल मुझे दें, तो यहाँ पर हम देंगे रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास एक ऑलरेडी फ़ाइल है, ठीक हो गया। एंड देन ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको कंसोल में देख लेते हैं, console डॉट लॉग, एंड देन ये मैंने रिज़ल्ट करवा दिया। सेव करते हैं इसको, नीचे देख लेते हैं हमारे सर्वर में कोई एरर तो नहीं है, नहीं टर्मिनल में कोई एरर नहीं है। अब हमारी फ़ाइल जो है वो क्लाउडनरी पे अपलोड हो जानी चाहिए। दोबारा से एक रिक्वेस्ट करते हैं, ये सेंड रिक्वेस्ट की वही सेम इमेज, ये थोड़ा टाइम ले रही है। देखें रिस्पांस आ गया हमारे पास, और ये देखें हमारे पास कंसोल में एक रिस्पांस आ चुका है। ये रिस्पांस हमें क्लाउडनरी से आया है, ठीक है, और इसने हमें ये एक URL रिटर्न किया। ये देखें secure_URL। अगर मैं इस URL को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ ब्राउज़र में आके इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो वो इमेज मेरी यहाँ ब्राउज़र पे शो हो जानी चाहिए। कौन सी इमेज? जो मैंने अपलोड की, ये देखें ये यहाँ पर शो होगी है। ये हमारी क्लाउडनरी डेटाबेस के अंदर भी सेव होगी। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे क्लाउडनरी में, और यहाँ पर आने के बाद आपने मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक सेकंड टैब ओपन कर देगा, और यहाँ पर जाके हमें वो अपनी इमेज शो हो जाएगी। ये देखें ये जो अभी हमने रीसेंट इमेज अपलोड की है वो यहाँ पर आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये साइड पे इसकी डिटेल भी आ जाएगी, मेरे पास समरी आ जाएगी, इसका साइज़ क्या है और इसकी डिमेंशंस क्या है, वो ये यहाँ पर सारा कुछ आ गया है, ठीक है। मतलब हमारा अपलोडिंग वाला काम 100% कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को, अभी ये रैंडम आपकी एक होल फोल्डर में पड़ी है, हम डिफरेंट फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, फ़ोल्डर्स हमें यहाँ पर मैन्युअली नहीं बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आगे फ़ोल्डर करके कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। हम वहाँ से अपने कोड के अंदर से डिसाइड कर सकते हैं कि जो इमेज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो किस फोल्डर में अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके हम वो करते हैं, अगेन अपने कोड में आ जाएंगे, बैकएंड पे आके, और अपने इस अपलोड वाले, यहाँ पे हमारा यही अपलोड वाला ही सारा काम कर रहा है। इमेज को अपलोड करने के लिए ये हमारा फंक्शन ये काम कर रहा है। यहाँ पर हमने ये एक फंक्शन पास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, कोमा दिया और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फोल्डर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दे दूँ फोल्डर, फोल्डर्स को मैंने नाम दे दिया फाइल्स, ठीक है। अब ये जो भी मेरी इमेज अपलोड होगी वो इस फाइल्स फोल्डर के अंदर होगी। फाइल फोल्डर मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, यहाँ से नाम दे दिया, ये खुद ही ऑन द फ्लाई क्रिएट हो जाएगा, सही है। इसको सेव किया, अगेन हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, सेंड किया, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, ये हमारे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया। अब जो इमेज है हमारी वो बेसिकली इस फोल्डर में सेव होनी चाहिए, ये फाइल्स फोल्डर में, ठीक है। देख लेते हैं हम, ये यहाँ पर वैसे हमें यहाँ पे भी बता रहा है ये फाइल्स फोल्डर एक क्रिएट हो चुका है। क्लाउडनरी पे जाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आए अपनी मीडिया लाइब्रेरी पे, यहाँ पर आके इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये जो फोल्डर्स टैब आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। ये देखें फाइल्स एक फ़ोल्डर बन चुका है। यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखें ये इमेज अभी जो हमने करंटली अपलोड की है वो ये है, ये उसकी डायमेंशंस भी आ रही हैं और ये सारा उसका साइज़ भी आ रहा है, ठीक है। अब हमारी ये डायरेक्ट फ़ोल्डर के अंदर सेव हो रही है। फ़ोल्डर बनाने का फ़ायदा ये है कि हम इसको किसी भी टाइम डिलीट कर सकते हैं पूरे फ़ोल्डर को। अगर हम फ़ोल्डर नहीं बनाते, वैसे ही स्टूडियो में सेव करवाएंगे, तो वो फिर डिलीट करने के लिए हमें एक एक इमेज चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम फ़ोल्डर में डालते हैं तो एक तो हमें हमारा डेटा सारा ऑर्गेनाइज रहेगा, और दूसरा ये है कि डिलीट करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी ये जो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड की है ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका एक्चुअल साइज़ अपलोड हुआ है, इसकी एक्चुअल डायमेंशंस अपलोड हुई हैं, लेकिन ये कोई ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। मतलब यूज़र यहाँ पर 5 MB की भी भेज सकता है, 10 MB की भी भेज सकता है और 15 MB की भी भेज सकता है, तो वो फिर बड़ा टाइम लेगी अपलोड होने में, यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा और हमारी मेमोरी भी फ्री में यूज़ होगी, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसका साइज़ कम करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए भी हम क्लाउडनरी का यूज़ करेंगे। अगेन अपने इसी अपलोड फोल्डर में आ जाएंगे, सॉरी अपलोड फाइल में आ गए। यहाँ पर हमने ये एक फ़ोल्डर दिया हुआ है, एक हमने पैरामीटर ये दिया हुआ है। सेकंड हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कॉलन दिया, ये एक एरे आपसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एरे के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर देना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ विड्थ कितनी रखना चाह रहा हूँ मैं, 800, एंड हाइट में जो भी इमेज मेरी आए ये इस डायमेंशन के हिसाब से उसको क्रॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन क्रॉप ऐसे नहीं करेगा कि उसकी एक साइड ख़त्म ही कर देगा। यहाँ पर हम उसको बता सकते हैं कि क्रॉप किस लिहाज से करना है। यहाँ पर मैं करता हूँ क्रॉप के अंदर मैं इसको लिमिट दे देता हूँ, मतलब जो मेरी इमेज है उसको वैसे ही रखना है, उसकी डायमेंशंस ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को फिर थोड़ा आगे पीछे कर लेगा, राउंड ऑफ कर लेगा। लेकिन हमारी इमेज ऐसा नहीं कि उसकी एक साइड ही ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला, हमारी इमेज प्रॉपर ही रहेगी। हम अगेन इसको अपलोड करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सेंड रिक्वेस्ट की एंड ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश किया,
अब ये देखें हमारे पास ये एक न्यू इमेज आया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी डायमेंशंस देखें 800 बाई 746 और इसका साइज़ भी कम हो गया 33.5 KB हो गया, लेकिन ये उससे पीछे वाली ओरिजिनल इमेज है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ देखें 112 KB है और इसकी डायमेंशंस भी बड़ी हैं। मतलब हमने ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया है, हमारी इमेज जो है वो क्लाउडरी पे अपलोड भी हो गई है, फ़ोल्डर भी क्रिएट हो रहा है और हमने उसको ऑप्टिमाइज वे में अपलोड भी कर दिया है। नेक्स्ट हमने सिर्फ इस इमेज का यूआरएल भेजना है अपने रिस्पॉन्स में। अभी देखें अगर हम इसमें पोस्टमैन में देखें तो हमारे पास इमेज का यूआरएल नहीं आ रहा, हमने अभी उसको जस्ट console.log करवाया हुआ है। अब हमने रिस्पॉन्स में जस्ट इस इमेज का यूआरएल भेजना है और हमारा बैकएंड का काम ऑलमोस्ट डन हो जाएगा 90%। उसके बाद हमने अपना फ्रंट एंड बनाना है और फिर इस बैकएंड को उसके साथ इंटीग्रेट कर देना है। यूआरएल भेजने के लिए हम अपनी फ़ाइल अपलोड ये कंट्रोलर में जा रहे हैं, रिस्पॉन्स हमारा यहीं से जा रहा है, तो यहाँ पर हम यूआरएल निकाल लेते हैं। कॉन्स्ट यूआरएल बेसिकली हमारा इस रिज़ल्ट के अंदर ही है, तो डायरेक्ट ही भेज देते हैं। यहाँ से हम भेज दें इमेज, इस तरह से कर लेंगे और रिज़ल्ट के अंदर जो यूआरएल या सिक्योर अंडरस्कोर यूआरएल है, सिक्योर अंडरस्कोर यूआरएल, ये हमारी इमेज का यूआरएल यहाँ से चला जाएगा। इसको देख लेते हैं, हमारे पास सब कुछ ओके है। अब देखते हैं, एक रिक्वेस्ट अगेन करते हैं, सेंड रिक्वेस्ट पे किया और ये देखें ये हमारे पास इमेज आ गया है, यूआरएल आ गया। ठीक है, जो भी हमारी इमेज अपलोड हुई है उसका यूआरएल हमारे पास आ चुका है। इसको अगेन हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, इसको पेस्ट किया और ये हमारे पास इमेज आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये ऑप्टिमाइज्ड इमेज है, इसका साइज़ भी कम है, इसकी डायमेंशंस भी छोटी हैं, लेकिन हमारी इमेज डिस्टर्ब नहीं हुई। ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है कि आपकी इमेज ख़राब ना हो और यहाँ पर आके भी ये अपलोड होगी। अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये अपलोड यहाँ पे आ चुका है, ये हमारे पास वही सेम साइज़ सेम डायमेंशंस। ठीक हो गया, हमारे बैकएंड का काम हो गया, Node.js का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अपलोड करने से पहले हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट में इमेज नहीं है तो हम एरर भेज सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर रिक्वेस्ट में इमेज नहीं है तो हम एरर भेज देते हैं, कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर और यहाँ पर हम कर देते हैं प्लीज़ प्रोवाइड आ इमेज एंड इसका स्टेटस कोड भी दे देते हैं, एरर डॉट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू 400 एंड नीचे इस एरर को थ्रो करवा देंगे। ये इस तरह से थ्रो करवा दिया। ठीक हो गया। अब ये हमारा चेक भी करेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर इमेज है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो हमें ये एरर मिल जाएगा, उसके बाद हमारा ये काम प्रोसीड हो जाएगा आगे। ठीक हो गया। अब हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं। हमारा बैकएंड 100% बन चुका है, हमारी यहाँ पर ये एपीआई भी टेस्ट हो चुकी है, हमने ये यहाँ पर एक एरर चेक भी लगा दिया। ओके, हमारा बैकएंड बन गया है। अब हम ऐसा करते हैं, बैकएंड का फ़ोल्डर क्लोज़ कर देते हैं और ये अगेन हमारे वही फ़ोल्डर्स आ गए, इसमें ऑलरेडी हमारा सर्वर पड़ा है। अब हमने अपनी क्लाइंट साइड बनानी है, तो इसको ओपन कर लेंगे क्लाइंट को, इसको वी एस कोड में ओपन कर लेंगे, कोड स्पेस एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ोल्डर हमारा वी एस कोड में ओपन हो गया। सबसे पहले हमें एक रिएक्ट की एप्लीकेशन चाहिए होगी, तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि टर्मिनल में npx क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप स्पेस डॉट, देन एंटर प्रेस कर देंगे। हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स भी आ चुके हैं और बाकी ये सारा बॉयलर कोड भी आ चुका है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर आके इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स हमें मिलती हैं app.css टेस्ट और ये लोगो रिपोर्ट, ये सब कुछ हमें ये रिमूव करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अपना सोर्स फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं और एक न्यू सोर्स फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सोर्स फोल्डर के अंदर हम वही फाइल्स क्रिएट करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर करेंगे index.jsx की हमें ये मेन हमारी एंट्री पॉइंट फाइल है, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, इस तरह से। उसके बाद हमें एक ऐप चाहिए हमारा, यहाँ पर एक ऐप फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर ही आपने करना है app.jsx और यहाँ पर आके एक ऐप का कंपोनेंट हमने बना लिया। इंडेक्स में आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप, ये ऐप यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये इस तरह नहीं इंपोर्ट होगा, सबसे पहले हम करना पड़ेगा ऐप और उसके बाद इसका पाथ देना पड़ेगा। ऐप इंपोर्ट हो गया, उसके बाद हमें एक मेन जो हमारी index.css फाइल वो भी चाहिए, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। ये index.css आ गई, उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश index.css। अब नीचे आके रिएक्ट राउटर डॉम
डॉट क्रिएट रूट इसके ऊपर कॉल करेंगे। उसके बाद करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर रूट पास कर देंगे। डॉट रेंडर मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे और इसके अंदर हम अपना ऐप पास कर देंगे जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इस सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है ब्राउज़र में। यहाँ पर आएंगे npm स्टार्ट, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट एंड का। बेसिकली सर्वर स्टार्ट हो चुका है हमारा, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है और ये हमारे पास ऐप भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी। एक तो ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग ये ख़त्म करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र ने अप्लाई किया होता है। और उसके बाद ये फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है अपना। अगेन हम फ्रंट एंड ओपन कर लेंगे और index.css फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर ले लेंगे, मार्जिन इसका 0 कर देंगे एंड पैडिंग 0 कर देंगे। उसके बाद बॉक्स साइजिंग हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे एंड देन नीचे बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका फ़ॉन्ट फैमिली हमें सैन सेरिफ करना है और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं #F5 ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वो अपना अपलोड वाला सेक्शन बनाना है। कैसा सेक्शन है वो, ये दूसरी एप्लीकेशन भी हमारी साथ चल रही है, उसको ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का हमने सेक्शन बनाना है। ठीक है, हमें आइकन्स भी चाहिए होंगे। एक आइकन हमारा यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, तो रिएक्ट आइकन से हमें ये मिलेंगे। उसके लिए रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्लाइंट साइड पे आते हैं, यहाँ पर करते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश आइकन्स। हमारे आइकन्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आइकन्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको क्लियर करते हैं एंड देन अगेन npm स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये ब्राउज़र पे यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम अगेन अपने इस क्लाइंट साइड पे थोड़ा सा काम करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसके बाद वो आइकन वाला काम करेंगे। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं हम upload.jsx के नाम से। ये हमारी अपलोड वाली फ़ाइल आ गई, इसका कंपोनेंट बना लेते हैं RAFCE, ये कंपोनेंट बन गया और इसको अपने ऐप के अंदर ला के इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट अपलोड, ये यहाँ पर हमारा कंपोनेंट आ जाएगा और इस डिव के अंदर हम अपना अपलोड दे देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हमने अपलोड रिटर्न करवा दिया है। इसी के अंदर जाते हैं, हमने बेसिकली इसी के अंदर ही ऑलमोस्ट काम करना है। इसकी एक CSS फाइल भी बना लेते हैं, upload.css, ये इसकी CSS फाइल होगी। यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट upload.css, CSS फाइल भी इंपोर्ट होगी। यहाँ पर सबसे पहले आइकन्स ले आते हैं, जिन आइकन्स की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम कुछ इस तरह का सेक्शन बनाएंगे अपना। ठीक है, आइकन्स के लिए हम अगेन रिएक्ट आइकन्स की जो हमारी वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट आइकन्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर आके हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हमें एक अपलोड के लिए चाहिए, तो अपलोड टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का ये ले लेता हूँ मैं। इसके इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी की और इसको हमारे अपलोड वाले कंपोनेंट के अंदर आके इंपोर्ट कर लेंगे। एक और हमें चाहिए कुछ इमेज टाइप का, तो उसको भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ से इमेज कर लेते हैं और ये ले लेते हैं, हमारा इमेज का आ गया। इसको भी कॉपी करते हैं और इस लोकेशन पे आके इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इस डिव को ऐसे ही रहने दे देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं हम, क्लास नेम अपलोड अंडरस्कोर मेन, ये हमारी मेन डिव होगी। उसके बाद अगेन यहाँ पर एक हम और डिव ले लेते हैं, क्लास नेम दे देते हैं इसको अपलोड अंडरस्कोर सेक्शन, ये हमारा सेक्शन आ गया। और इसके अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास सेक्शन में हमें क्या चाहिए, अपनी रेफरेंस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये एक आइकन लगा हुआ है और एक ये टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये दो चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर आएंगे, एक स्पैन ले लेंगे, स्पैन के अंदर हम दे देंगे इमेज और एक आइकन हमने शो करवाना है। आइकन हमने ये FA इमेजेस, ये जो आइकन हमने इंपोर्ट किया उसको शो करवा दिया। ब्राउज़र पे देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये दो चीज़ें आ गई, इमेज आ गई और उसका आइकन आ गया। सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको ये जो सारा हमारा जितना भी काम है इसको सेंटर पे लेके आते हैं। जैसे ये हमारा सेक्शन सेंटर पे है। ठीक है, तो अगेन हम अपनी इस फाइल में आ जाएंगे अपलोड में और इस मेन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये क्लास नेम को upload.css में आएंगे, यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, टॉप इसको 50% दे देंगे एंड लेफ़्ट 50% दे देंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसलेट -50%, अगेन -50% एंड देन इसको विड्थ दे देंगे, हम कोई 60 पिक्सल दे देते हैं एंड मिनिमम हाइट दे देते हैं इसको 220 पिक्सल दे देते हैं। ये हाइट आ गई और उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको वाइट दे देते हैं।
कलर आ गया। पैडिंग दे देते हैं 1 रैम की एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का। सेव करते हैं, देखते हैं ब्राउज़र पे हमारे पास क्या आया है। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक ये हल्का सा बॉर्डर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। CSS में आएंगे और यहाँ पर कर देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये हमने बॉर्डर दे दिया, एक ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर है बेसिकली। ये बॉर्डर आ गया हमारे पास। देन हमने ये क्या करना है, इन दोनों को अलाइन करना है। अभी ये हमारी अलाइन नहीं है, ठीक है, इन दोनों पे काम करते हैं। अपलोड में आएंगे और ये दोनों हमारे इस सेक्शन के अंदर हैं। सेक्शन के अंदर बेसिकली इनको एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं, इस डिव को नाम दे देते हैं अपलोड अंडरस्कोर हेडर। ये हमारा हेडर आ गया। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हेडर को और यहाँ CSS फाइल में आके इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे एंड देन देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखें कुछ सेंटर में हो गया। अब इनका कलर चेंज करते हैं। कलर हम इस पे अप्लाई कर देते हैं ग्रे एंड गैप दे देते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं। गैप दे दिया मैंने 0.6 रैम का। फिर चेक करते हैं, ये गैप आ गया। अब ये इमेज है, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ कम है और इसका जो है ना, ये टाइटल भी मीडिया है। हमने इमेज दी है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी दे सकते हैं हम, लेकिन हम इसका मीडिया कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये मीडिया आ गया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है। हम क्या करते हैं, अपलोड हेडर के अंदर जो स्पैन है उसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर करेंगे अपलोड हेडर एंड देन स्पैन को टारगेट कर लेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे हम 14 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये अपलोड वाला सेक्शन बनाना है, इस पर काम करते हैं। अगेन अपने इसी फाइल में आ जाएंगे अपलोड में और इस हेडर के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे, इसका क्लास नेम दे देते हैं हम अपलोडर। इसका क्लास नेम दे दिया। इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे अपनी CSS फाइल में। यहाँ पर इसको दे देंगे विड्थ 100% दे देंगे एंड देन इसको मिन हाइट दे देते हैं हम 100 पिक्सल दे देते हैं। बॉर्डर इसके ऊपर हमने करना है 1 पिक्सल डैश्ड और #CC एंड देन बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको 6 पिक्सल का। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया है। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक ये आइकन चाहिए और एक ये इसका हमें टाइटल चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वो 2 चीज़ें डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अपनी अपलोड के अंदर आ जाएंगे और इस डिव के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। एक तो ये अपलोड का आइकन, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया एंड देन स्पैन के अंदर टाइटल हमें शो करवाना है। टाइटल क्या है हमारा, अपलोड इमेजेस फ्रॉम 0 to 6, ये टाइटल आ गया। और इस अपलोडर क्लास को कॉपी कर लेते हैं, CSS में आ जाएंगे, यहाँ पर आके इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। ये देखें इस तरह से हो गया। इस आइकन को टारगेट करते हैं। अगर इसका हम आइकन देखते हैं तो ये साइज़ में बड़ा है, इसका छोटा है। इस आइकन को टारगेट करते हैं, इसका साइज़ बढ़ाते हैं। यहाँ पर करेंगे अपलोडर के अंदर जो SVG है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1.6 रैम। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। देखते हैं हमारे पास क्या चेंज हुआ है। ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया और इन दोनों चीज़ों का हमें कलर चेंज करना है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रे है, यहाँ पर ये ब्लैक है, हमें इनका कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पर आके डायरेक्ट कलर कर देंगे ग्रे अप्लाई कर दिया और ये ग्रे हो गया। इसका ये जो टाइटल है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें कम करना है। उसको कैसे टारगेट करेंगे, यहाँ पर करेंगे अपलोडर के अंदर जो स्पैन है उसको टारगेट कर लो और उस फ़ॉन्ट साइज़ कर दो उसका 14 पिक्सल। सेव करते हैं। देन हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये क्या करना है, देखें ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है जो हम बना रहे हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसका ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और इसके ये टेक्स्ट का और ये आइकन का कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने नेक्स्ट ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। अभी करंटली हमारा वैसे नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी ये एग्जैक्ट ये वाले कलर तो नहीं है मेरे पास। कलर कोड अगर हमें चाहिए तो वो कोड ओपन करना पड़ेगा, उसको मैं ओपन नहीं कर रहा। इसके ऊपर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर अप्लाई कर लेते हैं। हमने बेसिकली ये स्टाइल ही देखना है, होवर करने पर बस कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं लेकिन कोई और अप्लाई कर देते हैं, एग्जैक्ट वही ब्लू नहीं मिलेगा हमें। तो ये कहाँ पर हमने अप्लाई करना है, इस अपलोडर के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे डॉट अपलोडर। जब कोई इसके ऊपर होवर करे तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से ब्लू कर देते हैं, ये ब्लू हो गया।
लेकिन इसको हम लाइट ब्लू करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे ले आएंगे। अब देखते हैं होवर करने पे इसका ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आते हैं एंड देन ये होवर करने पे हो रहा है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट और ये आइकन का भी चेंज करना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, कलर दोनों चीज़ों का ये सिलेक्ट हो, यहाँ पर कर देंगे ब्लू एंड ब्लू को भी थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये ब्लू हो गया। देन अगेन चेक करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ये देखें ये ब्राउज़र सॉरी कलर चेंज हो गया। कर्सर पॉइंटर होना चाहिए जब इस सेक्शन के ऊपर कोई होवर करे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आके कर लेते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। अगेन चेक करते हैं, ये देखें कर्सर पॉइंटर हो गया। अब हल्की सी ट्रांजिशन भी लगानी है, अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रांजिशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा जर्की हमारे पास जो है ना इफेक्ट आ रहा है। ट्रांजिशन कैसे लगानी, इसी अपलोडर वाली पे आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे ट्रांजिशन, कर देंगे इसको R0.2 सेकेंड की, सेव करते हैं और ये हमारे पास ट्रांजिशन भी आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है हमने, यहाँ पर देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फ़ोल्डर ओपन कर देता है, ये फ़ोल्डर आ गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये काम करना है, उसके लिए अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, अपने इस फाइल में आ जाएंगे और ये जो डिव है इस डिव पे जब कोई क्लिक करे तो हमारा वो इमेज सिलेक्शन वाला फ़ोल्डर ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो जो इमेज सिलेक्शन वाला काम है उसके लिए हमें एक इनपुट चाहिए और उस इनपुट का टाइप होना चाहिए फ़ाइल। तो यहाँ पर हम एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इसका टाइप हमने कर दिया फ़ाइल और उसके बाद इसको मल्टीपल कर देते हैं। अगर ये मल्टीपल एट्रीब्यूट पास करेंगे तो फिर मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकेंगे, अगर ये मल्टीपल पास नहीं करेंगे तो फिर वो मल्टीपल नहीं होगी, एक ही सिलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं इसको एक्सेप्ट, एक प्रॉप दे देते हैं और इस एक्सेप्ट के अंदर हम पास कर सकते हैं हमें किस तरह की इमेजेस अपने फ़ोल्डर के अंदर शो हों। यहाँ पर हम दे देते हैं इमेज स्लैश PNG एक तो शो हो, उसके बाद इमेज स्लैश JPEG शो हो, उसके बाद हमारे पास अगेन इमेज स्लैश JPG शो हो। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। अब जो भी फ़ोल्डर ये ओपन करेगा उसके अंदर हमें ये सिर्फ 3-4 एक्सटेंशन ही शो होगी, बाकी PDF या XLM इस तरह की कोई फ़ाइल नहीं शो होगी, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं देंगे तो वो फिर उस फोल्डर के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस होगी वो सारी शो हो जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये 4-5 एक्सटेंशंस ही शो हो और यूज़र जो है ना उनमें से कोई पिक कर सके। मल्टीपल कर दिया, एक्सेप्ट लगा दिया और यहाँ पर एक स्टाइल प्रॉप कर देंगे। इस इनपुट को बेसिकली हमें शो नहीं करवाना, इसको हाइड ही रखना है, तो इसको करेंगे डिस्प्ले इसका नन कर देंगे, सही है। अब ये डिस्प्ले हमारा नन हो गया, इसका मतलब है इस डिव के अंदर ये इनपुट शो नहीं होगी। देखते हैं हम ब्राउज़र में, ये देखें इनपुट शो नहीं हो रहा, लेकिन हमने करना क्या है, जब इस डिव के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो क्लिक कहाँ होना चाहिए, वो हमारा इस इनपुट पे होना चाहिए बेसिकली। अब अभी इसको जो है ना स्टाइल प्रॉप मैं आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ। ये स्टाइल मैंने हाइड कर दिया, ये इनपुट अब हमारा इस डिव के अंदर शो होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये देखें ये चूज़ फाइल आ रहा है। अब मैं इस डिव पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो फ़ोल्डर ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये अगर इसको शो करवाएंगे तो ये बहुत ही अजीब, यहाँ पर हमारा स्टाइल ख़राब हो रहा है, हमने इसको शो नहीं करवाना है। इसका स्टाइल प्रॉप हम नन उस स्टाइल में जाके इसको नन कर देते हैं डिस्प्ले, तो फिर ये शो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जब इस डिव के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो क्लिक हमारा इस चूज़ फाइल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो फिर अगेन हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, वहाँ से यूज़र जो है ना अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकता है। अगेन यहाँ फ्रंट एंड पे आएंगे, ये सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले नन करते हैं, नन कर दिया, देखते हैं ये देखें हमारे पास शो नहीं हो रहा। अब चाहे मैं इसकी लोकेशन पे भी क्लिक करूँ तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट से चला गया है। अब हमने क्या करना है, जब इस पर क्लिक करूँ तो उस इनपुट के ऊपर क्लिक होना चाहिए। वो कैसे होगा, यहाँ पर आएंगे, उसके लिए हमें एक हुक चाहिए होगी यूज़ रेफ। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट इनपुट रेफ इज़ इक्वल टू यूज़ रेफ और इसको कर देंगे नल, इनिशियल वैल्यू इसकी नल होगी। ये यूज़ रेफ ये ऑटो इंपोर्ट होगी ऊपर से, अगर ना हुई हो तो आप खुद से इंपोर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से फंक्शन बॉडी कर लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इफ़ इनपुट रेफ डॉट करंट, ये आपने चेक लगा लेना है, और यहाँ पर करेंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट क्लिक, इसके ऊपर कॉल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्लिक हैंडलर को कॉपी किया और इस डिव के ऑन क्लिक पे पास कर देंगे। ऑन क्लिक, जब इस डिव पे कोई क्लिक करे तो हमारा ये क्लिक हैंडलर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और वो जो रेफ हमने वेरिएबल बनाया है, ये इनपुट रेफ, वो हम इस इनपुट को आगे दे देते हैं। यहाँ पर करेंगे रेफ और यहाँ पर कर देंगे इनपुट रेफ।
अब क्या होगा, जब हम इस div के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हैंडलर फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इनपुट रेफ के ऊपर क्लिक अप्लाई कर देगा, मतलब डायरेक्टली इस इनपुट के ऊपर क्लिक अप्लाई कर देगा। कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर आया, ये देखें मैंने क्लिक किया, अगेन मेरा ये फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, ये फाइल सिलेक्शन वाला हमारा काम हो गया। अब क्या है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास फाइल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ पर आके ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 फाइल्स चूज़ कर ली हैं। अब ओपन पे क्लिक किया तो हमने उन फाइल्स को नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। अभी हम उनको डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, सर्वर पे अपलोड नहीं करेंगे। मैं आपको दोनों मेथड्स दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। एक तो ये है कि आप क्लाइंट साइड पे उनको शो करवा सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि सबसे पहले उनको सर्वर पे अपलोड करें। सर्वर आपको उनके रिस्पॉन्स में यूआरएल देगा, वो यूआरएल को यहाँ पे यूज़ करके डिस्प्ले करवाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उनको लोकली यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए अगेन यहाँ पर आ जाएंगे अपने क्लाइंट साइड वाले कोड पे, और यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम दे देते हैं हम प्रीव्यू, एंड सेट प्रीव्यू इज़ इक्वल टू यूज स्टेट। ये एक एरे ले लेते हैं, एम्प्टी एरे। यहाँ पर हम एक ऑन चेंज फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट फाइल चेंज, एंड इसके अंदर हमें इवेंट रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे फंक्शन बॉडी के अंदर, और यहाँ पर हम कर लेते हैं console डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। सबसे पहले जो हमारे पास फाइल्स आ रही हैं उनको चेक करते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इवेंट हमें मिलेगा। इस इवेंट के अंदर हमारे पास फाइल्स होंगी। कौन सी फाइल्स, जो फाइल्स यूज़र ने चूज़ की होंगी। इस फाइल चेंज को यहाँ से कॉपी करते हैं और इस इनपुट के ऑन चेंज पे आके अप्लाई कर देते हैं, ऑन चेंज, और यहाँ पर आके फाइल चेंज पास कर देंगे इस तरह से। अब हमारे पास console डॉट लॉग में आना चाहिए, फाइल्स आनी चाहिए जो भी हमने चूज़ की हों। अगेन इंस्पेक्ट करते हैं, console ओपन कर लेते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके ये 3 फाइल मैंने चूज़ कर ली। ये देखें, ये 3 फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं, 1 2 3 फाइल डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इन्हीं फाइल्स को उठा के हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना है। अगेन अपने क्लाइंट पे आएंगे, ये फाइल्स हमारे पास console में हैं, इनको हम इस स्टेट वेरिएबल में सेव करवाते हैं। यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रीव्यू, एंड देन यहाँ पर कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ये हमारी स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये स्टेट वेरिएबल के अंदर जिस तरह स्टोर हुई हैं उस तरह हमारी नीचे डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये देखें इंस्पेक्ट के अंदर ये जो हमारे पास आ रहा है ये कोई फ़ाइल का यूआरएल नहीं है, ये फ़ाइल डेटा है, ऑब्जेक्ट है एक। लेकिन हमें यूआरएल चाहिए जो हमारा इमेज टैग है HTML का। यहाँ पर आके मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये जो इमेज टैग है ये सोर्स के अंदर बेसिकली एक यूआरएल एक्सेप्ट करता है। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो वो इमेज वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, एरर आ जाएगा। हमें ये जो फाइल डेटा है हमारा ये वाला, इसको यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक टेम्परेरी यूआरएल बेसिकली बनता है जब आप क्लाइंट साइड पे इमेजेस को शो करवाते हैं विदाउट अपलोडिंग। तो इस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेम्परेरी यूआरएल में। उस यूआरएल को आप पास करेंगे इमेज टैग के अंदर, फिर वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब वो यूआरएल कैसे जनरेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए अगेन हम अपने क्लाइंट साइड के कोड पे आ जाते हैं। इस इमेज टैग को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और अपने ऑन चेंज इस फाइल चेंज फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अभी ये स्टेट वेरिएबल को यहाँ पर अपडेट नहीं करते। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल ले लेते हैं, कॉन्स्ट फाइल्स, जो भी फाइल्स हमारे पास इस इवेंट में है वो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे बेसिकली ये जो इवेंट के अंदर फाइल्स हैं वो एक एरे टाइप के अंदर हैं। ये देखें, ये आपको एरे ज़रूर लग रहा है लेकिन ये एरे नहीं है। हमने इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे एरे डॉट फ्रॉम, इसके ऊपर कॉल करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ये अब हमारी एरे के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। console डॉट लॉग अब करके देखेंगे तो हमें ये एरे में शो होंगी। ये फाइल्स मैंने कैंसिल कर ली, सेव करवाया, एंड देन इसको ख़त्म करते हैं। इसको ओपन किया एंड यहाँ से मैंने ये 3 इमेजेस चूज़ कर ली हैं। अब देखें ये एरे आ गया मेरे पास, पहले ये एरे नहीं था। ये देखें ये एरे आ गया 3, नीचे लेंथ भी आ गई है 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस एरे के ऊपर मैप मेथड लगाना है। वो मैप मेथड क्या करेगा, इस ईच ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, इसको यूआरएल में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद वो नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। वो काम कैसे करना है, अगेन क्लाइंट साइड पे आ जाएंगे, ये console को हटा देंगे। अब वो जो हमने यूआरएल जनरेट करना है उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक कंस्ट्रक्टर है फाइल रीडर के नाम से, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक मैप मेथड लगाते हैं। यहाँ पर हम करेंगे फाइल्स
डॉट मैप इसके ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ़ाइल एंड यहाँ पर अगेन आ जाएंगे, फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें वो कंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमारी इस फाइल ऑब्जेक्ट को उसमें यूआरएल में कन्वर्ट करेगा। तो वो कहाँ से हमें मिलेगा, कॉन्स्ट फाइल रीडर इज़ इक्वल टू न्यू फाइल। ये फाइल रीडर इस तरह से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे और किसी भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा लें। यहाँ पर हम आएंगे फाइल रीडर डॉट ऑन लोड, इसके ऊपर एक फंक्शन होता है वो कॉल करना है। ये इस तरह से इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक एरो फंक्शन पास कर देना है। ये हमारा एरो फंक्शन आ गया और यहाँ पर हमें एक इवेंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, इस इवेंट के अंदर क्या होगा, इस इवेंट के अंदर एक यूआरएल होगा। किस चीज़ का यूआरएल, इस फाइल का यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, इस मैप मेथड से बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन कीवर्ड से बना लेते हैं। उसके बाद कोई भी इसको नाम दे देते हैं, कन्वर्टर दे देते हैं। ये हमने नाम दे दिया और यहाँ पर हमें एक फ़ाइल मिल जाएगी इसके पैरामीटर के अंदर। यहाँ पर इसको इस तरह फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने इस फंक्शन के अंदर इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेंगे। ये जो हमने स्टेट वेरिएबल ऊपर बनाया था, यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रीव्यू, इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर इसकी प्रीवियस जो भी इसका प्रीवियस फाइल होगी वो ले लेंगे एंड देन इसको एक एरो फंक्शन पास करके एरे देंगे और यहाँ पर जो भी इसके पास प्रीवियस डाटा है उसका कॉपी कर लेंगे प्रीवियस फाइल एंड देन इसके अंदर ये एक फ़ाइल दे देंगे। ये फ़ाइल जो हमें पैरामीटर से मिली है वो फाइल आ गई और कॉपी ऑफ ऑल प्रीवियस फाइल, जो भी इसके पास प्रीवियस फाइल्स होंगी। ठीक है, इस कन्वर्टर को हमें यहाँ पर कॉल करना है। यहाँ पर आएंगे, इस फाइल रीडर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे कन्वर्टर को कॉल। ये कन्वर्टर कॉल हो गया और इसके अंदर हम पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिज़ल्ट। यहाँ पे करना है, ये रिज़ल्ट के अंदर हमें यूआरएल मिल जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और नीचे इस मैप मेथड के अंदर आ जाना है आपने। यहाँ पर हम करेंगे फाइल रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल और इसके अंदर वो फाइल पास कर देनी है। ये जो फाइल हमारे पास इस मैप मेथड के ऑब्जेक्ट के अंदर है, सॉरी पैरामीटर के अंदर है। ठीक है, ये फाइल पास कर दी। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमें वो फाइल मिल जाएगी, यूआरएल मिल जाएगा बेसिकली। नीचे आके वो यूआरएल हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसका मतलब है स्टेट वेरिएबल के अंदर हमारे पास यूआरएल आ चुका है। इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया। नीचे आके हम स्टेट वेरिएबल के ऊपर एक मैप मेथड लगाते हैं। वो कहाँ पर लगाना है, इस सेक्शन के अंदर आएंगे और इस डिव से बाहर आके यहाँ पर करेंगे एक और डिव ले लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्लास नेम, इसका प्रीव्यू दे देते हैं और इसके अंदर मैप मेथड लगाते हैं। किसके ऊपर लगाना है, जो हमारी प्रीव्यू एरे है उसके ऊपर लगाना है। डॉट मैप लगा दिया एंड देन यहाँ से हमें इमेज मिल जाएगी एंड इंडेक्स मिल जाएगा। इस मैप मेथड का जो कॉल बैक फंक्शन है उसको इस तरह से बॉडी ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न, एक इमेज टैग रिटर्न करते हैं और इसके सोर्स में हमने पास कर देना है इमेज जो हमारे पास ये जो ऊपर इमेज है। ठीक है, अब हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले होनी चाहिए जो हम चूज़ करें। अगेन ब्राउज़र को ओपन कर लिया, इसको ख़त्म किया, अपलोड इमेज पे क्लिक किया एंड देन यहाँ से मैं ये दो फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक किया एंड ये हमारे पास देखें, ये कंसोल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये इमेजेस हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। फाइल साइज़ बहुत बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम index.css में जाएँगे और यहाँ पर जाके इमेज टैग को सिलेक्ट करके डिस्प्ले इसका कर देंगे ब्लॉक एंड देन मैक्स विड्थ इसकी कर देंगे 100% ताकि ये अपने कंटेनर से ओवरफ्लो ना करे, अपने कंटेनर में ही रहे। अभी क्योंकि ये ओवरफ्लो कर ली इसीलिए हमें बहुत बड़ी लग रही है। ये देखें अब कंटेनर के अंदर ही आ गई है। अगेन हम इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे, इसको डिस्प्ले करवाएंगे अच्छे तरीके से अभी, लेकिन हमारे पास ये एट लिस्ट डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक है, अब हम इन पे काम करते हैं। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँ तो ये मेरी एक रो में छोटे साइज़ में को 100 पिक्सल या 150 पिक्सल की हाइट वेट में शो होनी चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर आते हैं, अपने क्लाइंट साइड पे आ गए और अपने upload.jsx में आ गए। ये इमेजेस हमारी बेसिकली यहाँ से ये डिस्प्ले हो रही हैं प्रीव्यू के अंदर। हम क्या करते हैं, एक सिंगल इमेज का कंपोनेंट बनाते हैं, वो ईच कंपोनेंट ईच इमेज को शो करवाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कर लेते हैं सिंगल img.jsx और इसको इस तरह से कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर एक हम आइटम ले लेते हैं, आइटम यहाँ पर एक प्रॉप ले लेते हैं, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस डिव के अंदर आके हम क्या करते हैं, डिव को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेते हैं, इसकी सोर्स में आके हम इस आइटम को पास कर देते हैं, जो आइटम हमारे पास ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को हम उस मैप मेथड के अंदर रिटर्न करवाएंगे। अपने अपलोड के अंदर आ गए,
यहाँ पर आगे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट सिंगल, यहाँ IMG आ गया हमारे पास, और नीचे आएंगे हमारी इस मैप मेथड के अंदर। ये रिटर्न जो हमने यहाँ पर इमेज टैग करवाया इसको हटा देंगे और यहाँ पर सिंगल IMG को रिटर्न करवा देंगे। ठीक हो गया। और इसकी एक की दे देते हैं इंडेक्स, ताकि हमारे पास वार्निंग ना आए की प्रॉप की। और हमने आइटम भी इसको पास करना है। आइटम के अंदर हम इसको IMG पास कर देते हैं। ये आइटम हमारी अब इस सिंगल इमेज के अंदर चलेगी, यहाँ से रिसीव होके इमेज टैग के अंदर चलेगी। अब चेक कर लेते हैं हमारी वैसे डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 2 इमेजेस मैंने चूज़ कर ली और ये हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने जस्ट इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करके एक लाइन में इनको लेके आना है। अगेन यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर हल्का सा स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। क्लास नेम यहाँ पर करेंगे सिंगल अंडरस्कोर IMG। यहाँ पर हम अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अपलोड डॉट CSS। आई थिंक ये हमने CSS यहाँ पे अपलोड कर ली। इसके ऊपर सबसे पहले जाते हैं सिंगल इमेज, और यहाँ पर आगे इसको करते हैं हाइट इसकी कर देते हैं 62 पिक्सल, विड्थ इसकी कर देते हैं 62 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं #F5 एंड देन ओवरफ्लो कर देते हैं हम हिडन, एंड देन बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 4 पिक्सल का। ये हो गया। और इसके अंदर जो इस सिंगल इमेज, ये बेसिकली डिव है, इसके अंदर जो IMG टैग है उसको टारगेट करते हैं। ये हमने IMG टैग ले लिया। इसकी मैक्स विड्थ हम कर देते हैं, या विड्थ कर देते हैं इसकी 100%, एंड हाइट कर देते हैं इसकी 100%, एंड ऑब्जेक्ट फिट इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं कॉन्टेन। ये अप्लाई कर दिया। इस तरह करते हैं। अगेन अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। अब ये देखें छोटे साइज़ में हो गई हैं। ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर भी आ गया। लेकिन अभी ये वर्टिकली डायरेक्शन में, हमने इनको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आना है। अगेन हम यहाँ पर आएंगे, अपने अपलोड वाले में आ जाएंगे और इस प्रीव्यू वाली डिव को पकड़ लेंगे। इसको यहाँ पर CSS में ले आएंगे, यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, एंड गैप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 1 rem का। ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब आ जानी चाहिए। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल में आ गई। ये बिल्कुल साथ चिपकी हुई हैं, तो थोड़ा सा इनको मार्जिन दे देते हैं। ये प्रीव्यू पे ही आ जाते हैं। इसको देते हैं पैडिंग टॉप टू बॉटम 1 rem कर देते हैं, लेफ़्ट राइट 0 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ईच इमेज के ऊपर जब कोई होवर करे तो कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए और एक बॉर्डर भी आना चाहिए किसी कलर का। तो यहाँ पर अगेन अपनी सिंगल इमेज के अंदर आ जाएंगे, CSS फाइल उधर ऑलरेडी हम क्या करते हैं, इस सिंगल IMG को लेते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर जब कोई होवर करे तो इसको बॉर्डर कलर दे देते हैं हम। बॉर्डर कलर हम दे देते हैं वॉयलेट ब्लू। ये हमारे पास वॉयलेट आ गया। और वैसे इसका बॉर्डर कलर बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं #CCC। ये हमने डिफ़ॉल्ट बॉर्डर उसका ये ग्रे कर दिया है, और जब कोई होवर करेगा तो ये हो जाएगा। ये कलर कोई अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसको पर्पल कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पर आया। अब ये देखें ये बॉर्डर कलर मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, कर्सर पॉइंटर नहीं हुआ, वो कैसे होगा। अगेन यहाँ पर आएंगे, इस IMG पे आ जाएंगे, ये सिंगल IMG, और यहाँ पर करेंगे कर्सर पॉइंटर, सेव कर दिया। अब हमारा कर्सर भी पॉइंटर हो जाएगा। ये देखें कर्सर पॉइंटर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये सेंटर पे मेरे पास एक क्रॉस का आइकन आना चाहिए, और उस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये इमेज मेरी रिमूव हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक आइकन ले आते हैं, उस आइकन को यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। रिएक्ट आइकन में चले जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्रॉस, एंड देन यहाँ से कुछ क्रॉस ले लेते हैं। हमारे पास उस तरह का कुछ नहीं आया, कैंसिल करते हैं। कैंसिल सर्च करने पे भी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे, सिंगल इमेज के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ डिव के अंदर आ जाएंगे, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको इस तरह से कॉल करवा देते हैं। ठीक है, अब ये इमेज के साथ हमारा ये आइकन भी डिस्प्ले होगा। अगेन देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये देखें ये आइकन आ रहा है, लेकिन अभी ये स्टिल आ रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, जब होवर करें तभी आना चाहिए। तो इसकी थोड़ा सा हम CSS अप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा। यहाँ पर आते हैं सिंगल इमेज, इसको सिलेक्ट करते हैं और CSS में आते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम सिंगल इमेज, इसके अंदर जो हमारा आइकन है उसको SVG कहते हैं। जो SVG है उसका कर दो डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, और डिस्प्ले नन तो कर दो, लेकिन हमने उसको सेंटर पे भी लेके आना है। तो यहाँ पर हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। अगर हमने इसको रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, किसके एब्सोल्यूट करनी है, हमने अपने सिंगल IMG के एब्सोल्यूट करनी है।
यहाँ पर आएंगे, इसको हमें पोजीशन रिलेटिव बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसके ये एब्सोल्यूट होगा। यहाँ पर कर देते हैं टॉप 50% कर देते हैं, लेफ़्ट 50% कर देते हैं। ये सारा कुछ हम लिख रहे हैं उसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। टॉप 50%, लेफ़्ट 50%। एक और प्रॉपर्टी देनी है हमने, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट देनी है -50% एंड -50%। इस तरह देने से वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन अभी हमने डिस्प्ले उसको नन किया हुआ है, डिस्प्ले तो वो नन रहेगा, लेकिन ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। डिस्प्ले ब्लॉक कब होना चाहिए? जब इसके ऊपर मैं होवर करूँ, तो यहाँ पर आऊँगा, ये जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसके अंदर जो SVG है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाए। डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब अगेन चेक करते हैं, ये देखें जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तब जाके वो मेरे पास शो हो रहा है, लेकिन अभी साइज़ में छोटा है और बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसके ऊपर अगेन यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, 1.6 रैम कर देते हैं। एंड बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%। उसके बाद यहाँ पर इसको पैडिंग दे देते हैं 0.2 रैम की पैडिंग दे दी। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। ये देखें होवर करने पे एक मेरे पास बैकग्राउंड भी आ गया है, और ये इसका जो है ना कलर हम रेड कर देते हैं। कलर इसका जो है ना ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर हम इसका कलर रेड कर दिया। एंड बॉक्स शेडो दे देते हैं, अभी थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। बॉक्स शेडो देंगे 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। और यहाँ पर हम दे देंगे 00 एंड 0.3। ये ओपेसिटी दे दी हमने। अगेन चेक करेंगे, अब देखें ये बॉक्स शेडो भी आ गया है और कलर भी रेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, जब इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, इस इमेज के ऊपर नहीं, सिर्फ इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये इमेज मेरा रिमूव हो जाना चाहिए। सिर्फ रिमेनिंग इमेज रह जाए, वो वाला रिमूव हो जाए जिस पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है। उसके लिए अगेन अपने क्लाइंट साइड पे आ जाएंगे, इस सिंगल IMG के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये आइकन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर आगे फंक्शन बॉडी बना ली, इसको कॉपी करते हैं और इसके ऑन क्लिक के अंदर जाके इसको पास कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिलीट हैंडलर यहाँ पर कॉल होगा जब इस आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस इमेज पे क्लिक किया है? इस पर भी यूज़र कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, वो तो हमें ईज़िली पता चल जाएगा। कैसे चलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो इमेज है, ये जो आइटम है, ये आइटम क्या चीज़ है? ये ईच आइटम आपकी ये ईच इमेज है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब मेरे पास ये जो आइटम है वो वाली आ जाएगी। यहाँ पर कंसोल में देख लेते हैं, console.log। अगर मैं आइटम करता हूँ, कौन सी आइटम? ये जो पैरामीटर में प्रॉप्स में ले रहा हूँ, ये console.log कर लिया मैंने। ये कब मेरे पास कंसोल में शो होगी? जब मैं डिलीट हैंडलर पे यानी कि इस आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेते हैं, ये आ गई। अब देखें अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास उसका एक URL, जो टेम्परेरी URL जनरेट हुआ है, ये वो आ रहा है। ये देखें अगर इस पर करता हूँ तो ये टेम्परेरी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस URL की बेस पे हम इस इमेज को रिमूव नहीं कर सकेंगे। ये जो इमेज है ये बेसिकली एक एरे के अंदर है। कौन सी एरे? यहाँ पर देखते हैं हम, अपलोड के अंदर आते हैं तो ये प्रीव्यू एरे के अंदर है, ठीक है। तो ये एरे के अंदर से हमें अगर इमेज रिमूव करवानी है तो ये URL जो है ना इतनी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं देगा। ये URL डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे। हमें इस इमेज का इंडेक्स चाहिए, ये किस इंडेक्स पे है, उस इंडेक्स को यूज़ करके हम एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इंडेक्स हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर हमारे पास ये इंडेक्स है, यहाँ से पास कर देते हैं, इंडेक्स इज़ इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हमने इंडेक्स पास कर दिया। इस इंडेक्स को हम इस सिंगल IMG के अंदर जाके रिसीव कर लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स आ गया। अब ये आइटम की जगह मैं यहाँ पर इंडेक्स ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कंसोल में इंडेक्स किस तरह का आता है। इसको किया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 0 इंडेक्स आ गया, बिल्कुल सही आया। अगर यहाँ पर करता हूँ तो 1 इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब मेरे पास इंडेक्स आ गया। इस इंडेक्स की बेस में, इस इंडेक्स की बेस पे मैं इस एरे में से इमेज को रिमूव करवा सकता हूँ। अगेन यहाँ पर आएंगे अपने क्लाइंट साइड पे। अब इंडेक्स तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मेरे पास वो एरे नहीं है जिसको मैंने मैनिपुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं एरे को भी रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको करते हैं प्रीव्यू। अभी ये एरे तो आ गया है, यहाँ पर उसका सेट मेथड भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे सेट प्रीव्यू। ये सेट प्रीव्यू भी आ गया और सेट प्रीव्यू भी आ गया। ये दोनों हमारे स्टेट वेरिएबल है, ये हमने अभी पास करने हैं। कहाँ से पास करने हैं? यहाँ से, अपने अपलोड के अंदर से। यहाँ पर हम प्रीव्यू की जगह इसको प्रीव्यू जो हमारे एरे है वो पास कर देंगे, एंड सेट प्रीव्यू में सेट प्रीव्यू जो उसका फंक्शन है वो पास कर देंगे।
ये दोनों चीज़ें हमने पास कर दी और यहाँ पर आके रिसीव भी कर ली। अब यहाँ पर आके हमने एरे को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। अगर आपने रिएक्ट में यूज़ स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई एरे है ना, उसको अगर मैनिपुलेट करना है तो सबसे पहले उसको आपको उसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट उसी एरे को मैनिपुलेट नहीं कर देना, उसकी कॉपी बनानी है। तो कॉपी कैसे बनानी, कॉन्स्ट कॉपी इज़ इक्वल टू, इस तरह एरे ले लेंगे, कॉपी ऑफ प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या चीज़ है, ये एरे ही है लेकिन ये यूज स्टेट का एरे है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाई है। ठीक है, अब इस कॉपी पे हम काम करेंगे। यहाँ पर इस कॉपी को ले लेंगे, कॉपी डॉट स्प्लाइस मेथड आपने इसके ऊपर कॉल कर लेना है। जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन स्प्लाइस मेथड है, ये एरे को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। यहाँ पर हमें एरे के अंदर से एक इमेज रिमूव करनी है। कौन सी इमेज रिमूव करनी है, जिसके ऊपर भी यूज़र क्लिक करेगा। अब जिसके ऊपर भी हम क्लिक कर रहे हैं हमारे पास उसका इंडेक्स आ रहा है, वो इंडेक्स हमें चाहिए। क्यों चाहिए, इस स्प्लाइस मेथड के अंदर हमने पास करना है। सबसे पहले ये लेता है कि मुझे इंडेक्स बताओ, मैंने एरे के अंदर किस इंडेक्स पे जाना है। हमने उसको इंडेक्स दे दिया, ये इंडेक्स हमारे पास मिल रहा है, इंडेक्स दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमसे ये पूछता है कि इंडेक्स पे जाके क्या करूं। हम इसको कहते हैं कि डिलीट कर दो। ठीक है, ये पूछेगा कितनी आइटम डिलीट करनी है, एक दे दी, मतलब इस इंडेक्स पे जाके एक आइटम को डिलीट कर दो, डिलीट कर देगा अगेन। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट प्रीव्यू, और उसके अंदर हम कॉपी पास कर देंगे। अब ये जो कॉपी वेरिएबल है इसके अंदर सारी इमेजेस होंगी, लेकिन वो वाली इमेज नहीं होगी जिसके ऊपर यूज़र ने डिलीट के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर आते हैं, इसको सेव कर दिया, सेट प्रीव्यू में हमने कॉपी पास कर दी है और ये कंसोल हटा देते हैं यहाँ से, इसको फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर आएंगे, रीलोड किया, थोड़ा सा रीलोड कर लेते हैं और दोबारा से इमेजेस चूज़ कर लेते हैं। ये 3 इमेजेस मैंने यहाँ से चूज़ कर ली हैं, 3 मेरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब मैं सेंटर वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें रिमूव हो रही है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वही रिमूव हो रही है, सारी रिमूव नहीं हो रही या गलत भी रिमूव नहीं हो रही। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये भी रिमूव होगी, मतलब ये इमेज रिमूव करने वाला काम हमारा 100% काम कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि हमने ये लिमिट सेट करनी है 0 to 6। हम चाहते हैं कि सिर्फ 6 इमेजेस को ही यूज़र चूज़ कर सके, उससे ज़्यादा ना चूज़ कर सके। अभी वो लिमिट नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे 6 से ज़्यादा भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर ये मैंने कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 कर ली हैं। ठीक है, 6 नहीं है, ये 8 हैं। ओपन पे क्लिक किया तो ये देखें सारी की सारी आ गई हैं, लेकिन मैं लिमिट सेट करना चाहता हूँ कि यूज़र वहाँ से जितनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर ले, लेकिन फर्स्ट 6 ही पिक होनी चाहिए, उसके आगे वाली सारी इग्नोर हो जाएँ। ठीक है, लिमिट को हम कैसे सेट करेंगे, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, अपने फ्रंट एंड पे आ जाएंगे और अपलोड वाले इस कंपोनेंट में आ जाएंगे। इस जो है ना हमारा ऑन चेंज जो मेथड है, जो इस इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल हो रहा है, फाइल चेंज, यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली वो फाइल हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्लाइस बनाना है, बेसिकली इस फाइल का स्लाइस बनाना है। वो स्लाइस कैसे बनाना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट स्लाइस्ड फाइल्स इज़ इक्वल टू, इस फाइल को ले लेंगे, ये एरे है जो हमारी, यहाँ पर हम करेंगे फाइल्स के ऊपर ही हमने एक मेथड लगाना है, डॉट स्लाइस, इसके ऊपर कॉल करेंगे। अब ये 2 पैरामीटर रिसीव करता है, एक तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा है 0, एंड देन ये एंड इंडेक्स लेता है कि 0 से लेके कहाँ तक मैं स्लाइस बनाऊँ। यहाँ पर हम करेंगे 6 माइनस प्रीव्यू डॉट लेंथ, इसके ऊपर कॉल कर देंगे। अब ये हमारी कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी। स्लाइस्ड फाइल को सिंपली कॉपी करके इस फाइल के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा ये स्लाइस्ड फाइल जो है ना, ये लिमिट वाला जो फाइल है वो मैप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगेन अपने ब्राउज़र पे आए, इसको रिफ़्रेश किया और मैं अगेन यहाँ से कुछ इमेजेस चूज़ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने चूज़ कर लिए। ओपन पे क्लिक किया तो ये 6 ही चूज़ हुई हैं, 3 and 3 6, 8 सेलेक्ट की थी लेकिन 6 ही चूज़ हुई हैं। अब अगर इनमें से मैं 2 डिलीट कर देता हूँ तो पीछे मेरे पास जो रिमेनिंग लिमिट है वो 2 की है। अब अगर मैं दोबारा 2 से ज़्यादा चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 कर ली हैं, लेकिन 3 नहीं, मेरी सिलेक्ट 2 ही होंगी। ठीक है, तो ये लिमिट वाला काम भी हमारा 100% चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अभी तो ये लोकली हमारी यहाँ पर सेव हो रही हैं, सर्वर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी ये क्लाइंट साइड पे सारा हमारा काम हो रहा है। यूज़र जो यहाँ पे अगर आके अपलोड करेगा तो उसको ऐसे लगेगा जैसे ये मेरी अपलोड हो गई हैं, लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुई, हमने इसको लोकली यहाँ पे स्टोर करवाया है। अभी ये यूज़लेस हैं। हमने क्या करना है, एक तो ये मेथड था, ये मैंने आपको शो करवा दिया। अब नेक्स्ट मेथड हमने जो अपना बैकएंड बनाया है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करना है
और जब हम फाइल सेलेक्ट करेंगे वो फाइल सबसे पहले हमारी सर्वर पे जाके सेव होंगी, फिर वहाँ से हमें एक URL मिलेगा, उस URL को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारी इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने ये वाला काम करना है। एक तो ये मेथड था, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये अच्छा मेथड नहीं है, आपने इस तरह से नहीं करना। अगर इस तरह से करेंगे तो यूज़र को ये लगेगा कि यार मेरी ये सारी इमेजेस इतनी जल्दी अपलोड हो गई हैं, और जब वो 6 इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी तो वो किसी फॉर्म के सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो वो इमेजेस दोबारा से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। दोबारा से तो नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअल में वो तभी अपलोड होना स्टार्ट होंगी जब वो फॉर्म को सबमिट करेगा। तो इतनी बड़ी फ़ाइल को कैरी करके वो हमारा फॉर्म जाएगा तो वो काफ़ी टाइम लेगी रिक्वेस्ट, इसीलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको इंस्टेंटली यहाँ पर इमेज शो करवानी पड़ती है, तो उसके लिए ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी API को इंटीग्रेट करते हैं और उसके साथ ये सारा काम दोबारा से करते हैं। तो हम अगेन अपने क्लाइंट साइड पे चले जाते हैं और ये हमारा फ़ाइल चेंज है, यहाँ पर ही आके हमने अपनी API इंटीग्रेशन करनी है। ये फ़ाइल चेंज हमारा कब कॉल होता है, जब हम फाइल्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही यूज़र फ़ाइल को चूज़ कर ले हमारी वो रिक्वेस्ट चली जाए, रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी फ़ाइल चली जाएँ और वहाँ से रिस्पॉन्स में हमें URL आए और उस URL को हम इमेज टैग के अंदर पास कर दें। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम async कर लेते हैं और हमें यहाँ पर ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये पड़ा रहेगा। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा तो आप इसको एज एग्जांपल लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे नहीं, यहाँ टॉप पे ही आ जाते हैं। यहाँ पर आके एक सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इसको दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम अपलोड, एंड यहाँ पर इसको बॉडी ओपन कर लेंगे, इसके अंदर हमारे पास फ़ाइल आ जाएगी और इस फंक्शन को हम async कर देते हैं। ये हमारे पास async हो गया। इस फंक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, एंड उसके बाद हम करेंगे फैच मेथड का यूज़ करेंगे। फैच के अंदर हमने अपने सर्वर का एड्रेस पास करना है http://localhost और हमारे सर्वर का पोर्ट क्या था 5050/image/upload, ये इस तरह से आ गया। एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमने मेथड देना है, मेथड हमारा क्या होगा, पोस्ट होगा। देन हमने अगेन यहाँ पर एक बॉडी देनी है। अब बॉडी के अंदर हमने JSON.stringify करके डेटा नहीं भेजना, यहाँ पर हमने फॉर्म डेटा भेजना है, क्योंकि हम इमेज भेजने लगे हैं तो इमेज के लिए हमें फॉर्म डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्म डेटा यहाँ पर अगेन एक जावास्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्टर है, वो आपकी इमेज को फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर्म डेटा इज़ इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, इस तरह से इसको ले लेंगे। न्यू करके हमने उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया और यहाँ पर हम करेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड मेथड, इसके ऊपर कॉल करना है और यहाँ पर हम पास कर देंगे इमेज, ये हमारी फील्ड का नाम है इमेज, एंड देन यहाँ पर फाइल पास कर देंगे, ये जो फाइल हमारे पास पैरामीटर में है, ठीक है। अब इस फॉर्म डेटा को हमने बॉडी के अंदर पास करना है, यहाँ पर करेंगे फॉर्म डेटा इस तरह से। और इस वाली रिक्वेस्ट के आपके हेडर नहीं होते, इस तरह की रिक्वेस्ट के जो जिसमें आप फॉर्म डेटा भेज रहे हैं उसके हेडर पास नहीं करने, ये हेडर ब्राउज़र ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर हम आएंगे, इसको JSON में कन्वर्ट कर लेंगे, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, एंड देन यहाँ पर JSON कॉल कर देंगे, ये हमारा रिज़ल्ट जो है ना JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, response.json आएगा, response.json, ये JSON में कन्वर्ट हो गया। और इसको कंसोल में देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या आता है, जो भी हमने रिज़ल्ट JSON में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा अपलोडिंग वाला सारा काम कर रहा है, लेकिन अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, इसको कॉल हमने यहाँ पर ऊपर आके करना है। यहाँ पर हम कॉल करेंगे, ये देखें, ये जो स्लाइस्ड फाइल है ये हमारी एक एरे है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस एरे के ऊपर एक लूप लगाते हैं। वो लूप क्या करेगी, एक एक करके इमेज को अपलोड करेगी, सारी इमेजेस इकट्ठी नहीं लेके जाएगी। एक एक अपलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमारी 2 इमेजेस अपलोड हो गई हैं और तीसरी अपलोड नहीं हुई, उसमें कोई नेटवर्क एरर आ गया, तो एटलीस्ट हमारी 2 तो वहाँ पे सेव रहेंगी ना, हमें दोबारा से वो पिछली 2 अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए हम एक एक करके इमेज को अपलोड करेंगे, इकट्ठी पूरी एरे नहीं भेजेंगे। अगर इकट्ठी एरे भेजेंगे तो क्या होगा, 3 फॉर एग्जाम्पल अपलोड हो चुकी हैं और एक में एरर आ गया तो वो पूरी एरे की एरे हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एक लूप लगाएंगे, फॉर लेट img ऑफ स्लाइस्ड फाइल, ये स्लाइस्ड फाइल आ गया। ये लेट img कहाँ से आ गया, मैंने आपको बताया था जब आप लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं
तो उसके बाद जो भी नाम देना होता है वो आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कहीं पे डिफ़ाइन हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर IMG दे दिया। अब ये IMG क्या है, ये एक इमेज है। कौन सी इमेज? ये स्लाइस्ड हमारी एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, तो ये उसकी एक इमेज है, ठीक है। ये हमारी इस तरह से आ गई एक लूप। इस लूप की बॉडी ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जस्ट हमने कॉल करना है अवेट, उसके बाद हमारा अपलोड फंक्शन, और इसके अंदर हमें IMG पास कर देना है। ये जो IMG हमने यहाँ से लिया, ठीक है, इसको सेव करते हैं। एंड देन इस फंक्शन के ये रिज़ल्ट में हमने console.log भी करवाया हुआ है। देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है। अगेन अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पर आते हैं और जस्ट 2 इमेजेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको ओपन करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट जा रही है हमारे पास, यहाँ पे कंसोल में कुछ शो हो जाएगा। ये देखें कंसोल पे हमारे पास ये 2 URL आ चुके हैं, एक फर्स्ट वाली इमेज का, एक सेकंड वाली इमेज का। पहले ऊपर वाली रिक्वेस्ट गई है, उसका एक URL आया है, और फिर नीचे वाली रिक्वेस्ट यानी कि दूसरी इमेज की रिक्वेस्ट गई है, उसका URL आ गया है। ये देखें ये दोनों URL हमारे पास सर्वर से आ चुके हैं, मैसेज हमारे पास सक्सेस का आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इस URL को उठा के अपने प्रीव्यू के अंदर पास कर देना है। ये देखें हमारा जो एरे डिस्प्ले हो रही है, ये वाली प्रीव्यू, यही हमारी सारी इमेज टैग को सप्लाई दे रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रिज़ल्ट पे आते हैं, यहाँ पर आके एक इफ़ चेक लगा लेते हैं। इफ़ रिज़ल्ट डॉट मैसेज इज़ इक्वल टू सक्सेस, अगर रिज़ल्ट का जो मैसेज है वो सक्सेस है, तब जाके हम क्या करते हैं, अपनी एरे को अपडेट करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रीव्यू, उसके बाद प्रीवियस प्रीव्यू जो भी उसके पास होगा वो ले लेंगे, एंड देन यहाँ पर एरे ले लेंगे, कॉपी ऑफ प्रीवियस प्रीव्यू कर लेंगे यहाँ पर, एंड देन हम कर लेंगे रिज़ल्ट। उसके अंदर क्या है, रिज़ल्ट के अंदर हम देख लेते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट है, उसके अंदर एक इमेज है, रिज़ल्ट डॉट इमेज ले लेंगे, डॉट इमेज, ये हमारे पास URL आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं, चूज़ इमेज पे गए, ये 3 मैंने यहाँ से पिक कर ली हैं, ओपन पे क्लिक किया, अगेन हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। अभी हमने लोडिंग वगैरह को हैंडल नहीं किया, लोडिंग को हम हैंडल करेंगे तो तब हमारे पास यहाँ पे लोडिंग भी शो होगा। अब देखें ये एक के बाद एक मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है, 3 इमेजेस मेरे पास अपलोड होगी। अब ये इमेजेस मेरी लोकली नहीं आ रही यहाँ से, ये एक दफ़ा सर्वर पे जा रही हैं, सर्वर इनको क्लाउडनरी पे सेव करवा रहा है, यहाँ पर आगे क्लाउडनरी के अंदर, और फिर वहाँ से जो URL आ रहा है वो मैं इमेज टैग के अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि जैसे हमारी रिक्वेस्ट ऑन द वे हो तो यहाँ पर एक लोडिंग टैग आ जाना चाहिए, ये इमेज का बॉक्स नहीं आना चाहिए, या ऐसे अगर खाली पड़ा रहेगा तो यूज़र जो है ना वो कंफ्यूज रहेगा कि यार पता नहीं मेरी इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये एक इमेज को मैंने चूज़ किया, अब रिक्वेस्ट तो मेरी जा रही है लेकिन यूज़र को यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा कि मेरी इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है, यहाँ पर लोडिंग शो करवानी है। हम अगेन अपने फ्रंट एंड कोड पे चले जाते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऑन चेंज जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर ही हमारा सारा रिक्वेस्ट का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ही हमने वो कुछ लोडिंग वाला काम करना है। देखें जो रिक्वेस्ट है वो ये अपलोड फंक्शन भेज रहा है और ये यहाँ पर आके फॉर लूप के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन के पास जो रिस्पॉन्स आता है वो हम इस प्रीव्यू वाले स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जब हमारी जा रही है मतलब ये फंक्शन कॉल होने से पहले फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं, अपने प्रीव्यू वाले स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं और यहाँ पर ले लेंगे प्रीवियस प्रीव्यू ले लेंगे एंड देन कॉल बैक फंक्शन दे, इसको एक फंक्शन पास कर देंगे। यहाँ पर करेंगे प्रीवियस प्रीव्यू जो इसके पास है वो आ जाए और उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। ठीक है, ये प्लेस होल्डर हमने दे दिया। यहाँ पर हमने अपनी एरे को अपडेट कर दिया। अगर हमारी रिक्वेस्ट ऑन द वे होगी तो फिर हमारी एरे के अंदर ये प्लेस होल्डर आ जाएगा, इमेज टैग मतलब वो इमेज नहीं आएगा, रिस्पॉन्स में जो इमेज URL है वो नहीं आएगा, ये प्लेस होल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना तब जाके हमने इसको रिप्लेस करना है, किसको, इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करना है जो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर इमेज है। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमने सेट प्रीव्यू, ये प्रीवियस प्रीव्यू आ गया, यहाँ पर हम कॉपी नहीं करेंगे, इसको इस तरह से हटा देंगे। यहाँ पर आके हम करेंगे प्रीवियस प्रीव्यू डॉट मैप मेथड इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर हमें एक आइटम मिल जाती है एंड देन इंडेक्स मिल जाता है, इसको कॉल करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आके हम करेंगे इंडेक्स अगर हमारा इक्वल है, किसके इक्वल, यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रीव्यू डॉट लेंथ, ये प्रीवियस नहीं करना बेसिकली,
यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रीव्यू डॉट लेंथ -1। अगर हमारा इस तरह ये वाली हमारी कंडीशन अगर मीट हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्स आ चुका है। तब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट डॉट इमेज दे देंगे उसको, अदरवाइज़ हम उसको आइटम दे देंगे इस तरह से। ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है। अगर हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन पास हो जाती है, इसका मतलब है कि अब हमारे पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ चुका है। तो तब हम क्या करेंगे, इस प्रीव्यू के अंदर ये रिज़ल्ट डॉट इमेज जो यूआरएल है वो पास कर देंगे, अदरवाइज़ ये प्लेस होल्डर रहने देंगे। ये आइटम क्या है, ये प्लेस होल्डर है बेसिकली, ये जो हम यहाँ ऊपर इसके अंदर प्लेस होल्डर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव करवाते हैं। लेकिन अभी हमारा वो लोडिंग वाला काम नहीं होगा, हमारी वो इमेज आफ्टर ऑल इस सिंगल इमेज के अंदर आगे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर हमें अगेन एक छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम चेक लगाएंगे, इस इमेज टैग से ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम चेक लगाएंगे अगर हमारी आइटम इज़ इक्वल टू प्लेस होल्डर है। अगर हमारी आइटम ये होती है तब हम क्या करते हैं, एक स्पैन शो करवा देते हैं और उसके अंदर लोडिंग शो करवा देते हैं। अगर वो प्लेस होल्डर के इक्वल नहीं है तभी जाके हमें अपना इमेज टैग, ये जो इमेज टैग दिया है तभी जाके वो शो करवाना है। यहाँ पर आ जाएंगे, इसको पास कर देंगे एंड देन हमने सेव कर दिया। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। अगेन यहाँ पर गए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिफ़्रेश किया एंड देन एक इमेज हम यहाँ से पिक करके देखते हैं। इसको मैंने चूज़ कर लिया, ओपन किया तो ये देखें ये लोडिंग आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास वो रिस्पॉन्स आएगा तो ये लोडिंग रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ रिप्लेस होगा, मेरी इमेज के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिप्लेस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई इशू है। इशू कहाँ पे हम देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर आए, यहाँ पर हम चेक अपलोड वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे, सिंगल इमेज नहीं अपलोड वाले कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट वाला सारा काम हम इफ़ चेक के अंदर लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, अगर इंडेक्स हमारा प्रीवियस, बेसिकली हमने इसको लेना था, ये हमने स्टेट वेरिएबल ले लिया लेकिन हमने इसको लेना था या, और यहाँ पर आके इसको इस तरह रिप्लेस कर देंगे। अगेन सेव करेंगे, अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश किया, दोबारा से एक इमेज चूज़ कर लेते हैं, इसी को चूज़ कर लेते हैं, ओपन किया। स्टार्ट में हमारे पास लोडिंग आ रहा है। अब देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स में, देखिए जैसे ही रिस्पॉन्स आया वो लोडिंग रिप्लेस हो गया इमेज के साथ। ऐसे ही सेम मैं जितनी मर्ज़ी इमेजेस यहाँ से चूज़ कर लूँ, ये 3 कर ली मैंने और देन ओपन पे क्लिक किया तो ये देखें लोडिंग आ गया। अब जितनी देर मेरी रिक्वेस्ट ऑन द वे रहेगी तो मेरे पास ये लोडिंग रहेगा। जैसे ही इमेज आ जाएगी, रिस्पॉन्स मतलब आ जाएगा, तो ये लोडिंग मेरा रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअल इमेज के साथ। ये देखें हमारा रिप्लेस हो गया। इसी तरह नेक्स्ट भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इस लोडिंग टाइटल को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो इसको सेंटर में लेके आते हैं, दूसरा ये कि जब ये लोडिंग में हो तब हमारे पास ये क्रॉस का आइकन ना आए। ठीक है, ये क्रॉस आइकन हमने तब रिमूव कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अगेन अपने इस सिंगल इमेज टैग के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा क्रॉस का आइकन है। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक लगाते हैं, इसको इस तरह से कंट्रोल एक्स या कंट्रोल कॉपी आप कर लें। यहाँ पर हम चेक लगाएंगे नोट आइटम, या यहाँ पर हम करेंगे आइटम, कौन सी आइटम, जो आइटम हमारे पास ये ऊपर है, आइटम अगर हमारी प्लेस होल्डर के इक्वल नहीं है तब जाके हमारा ये आइकन शो हो। ठीक है, ये हमने अगेन एक चेक लगा दिया। अगर हमारी आइटम प्लेस होल्डर के इक्वल नहीं है तब जाके हमारा ये आइकन शो होगा। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने अगेन एक इमेज चूज़ की। अब देखें मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आइकन नहीं आ रहा। आइकन तब ही आएगा जब मेरे पास इमेज आ गई। अब ये इमेज आई तो मेरे पास आइकन आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने वो लोडिंग वेरिएबल को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा स्टाइल देना है, वो यहाँ से हम दे देते हैं, इसको स्टाइल प्रॉप के अंदर ही पास कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं, कम कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। 10 पिक्सल हो गया, और 10 पिक्सल आई थिंक ठीक है फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पर इसको पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग, ये इस तरह लेगा नहीं, इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, अब जाके ये पैडिंग भी रिसीव करेगा। पैडिंग इसको दे देते हैं 0.6 रैम की, ये पैडिंग हमने दे दी, सेव किया। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अगेन इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से मैं दोबारा एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ। ये लोडिंग मेरे पास आ गया। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने तरीके से, इसको सेंटर में लेके आना है, जहाँ पर मर्ज़ी लेके आना है, लेकिन ये हमारा काम कर रहा है। मॉड्यूल ऑलमोस्ट हमारा 100% ओके हो गया है। ये देखें, अब मैं दूसरी इमेजेस लेता हूँ तो वो भी मेरी सीक्वेंस वाइज चलेंगी। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए ये लोड अपलोड में थोड़ा टाइम ले रहा है। आपके पास इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी अपलोड होंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टेट वेरिएबल के अंदर, ये जो स्टेट वेरिएबल जिसके ऊपर हमने मैप लगाया है उसके अंदर ये सारे यूआरएल आ चुके हैं
इन सभी इमेजेस के यूआरएल आ चुके हैं। वो यूआरएल क्या हैं? ये क्लाउडनरी हैं हमें दिए हैं। अब इन यूआरएल को हम अगेन डेटाबेस के अंदर सेव करवाने के लिए या आगे इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करने के लिए, मतलब नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, वो हम काम यहाँ पर नहीं करने वाले। हमने ये अपना अपलोड वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने इन यूआरएल को अपने डेटाबेस में सेव करवाना है तो एक सेव यहाँ पर एक लगा ही लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वैसे हमारे इस टॉपिक का जो है ना एक हिस्सा नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं उसको भी यहाँ पे लगा के। यहाँ से नीचे आ जाएंगे और इस सेक्शन के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर इसका सेव कर देता हूँ एक मेथड, और ऑन क्लिक भी इसके ऊपर एक पास कर देता हूँ। ऑन क्लिक यहाँ पर हम कर देते हैं सेव हैंडलर। ये सेव हैंडलर बनाया नहीं अभी, ऊपर चल के इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, एक सेव हैंडलर बना लेंगे, कॉन्स्ट सेव हैंडलर आ गया, और यहाँ पर आके इसको इस तरह से कॉल कर लेंगे। console.log अगर मैं करवाता हूँ प्रीव्यू को, तो मेरे पास कंसोल में वो सभी इमेजेस के यूआरएल आ जाएंगे। अगेन यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे पास बटन आ गया है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सभी इमेजेस के यूआरएल आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने इन यूआरएल को डेटाबेस में सेव करवाना है तो इस फंक्शन के क्लिक पे एक रिक्वेस्ट भेजें सर्वर पे, और उस रिक्वेस्ट की बॉडी में आपने ये जस्ट यूआरएल भेजने हैं और कुछ भी नहीं भेजना। ये यूआरएल जो है ना हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, और नेक्स्ट आपको ये इमेजेस जहाँ पर भी रेंडर करवानी हुई, जहाँ पर भी शो करवानी हुई, आपने जस्ट एक फेच रिक्वेस्ट भेजनी है। अगेन मेथड उसका गेट होगा, और ये वाले यूआरएल अगेन आपने मोंगोडीबी डेटाबेस से निकाल लेने हैं। इन यूआरएल को आप जहाँ पर भी लगाएंगे इमेज टैग के अंदर, वहाँ पर आपकी ये इमेज शो हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब सपोज़ कर लें कि ये मैंने इस यूआरएल को अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से निकाल लिया है। यहाँ पर आके अगर मैं इस ब्राउज़र के यूआरएल में इसको पेस्ट करता हूँ तो वो इमेज मेरे पास यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सेम यही काम आपने करना है। एक रिक्वेस्ट भेजनी है मोंगोडीबी से, ये यूआरएल निकालना है, और उस यूआरएल को इमेज टैग के सोर्स में आपने पास कर देना है, तो वो इमेज आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही या जहाँ कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का लाजमी रिस्पांस दूंगा। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तब भी लाइक कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा कुछ मन का प्रोजेक्ट आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग ही आएगा।